तैयार हो जाइए बड़े एक्शन पैक क्लोजिंग के लिए, क्योंकि बाजारों में है आज एक ऐतिहासिक दिन। नए रिकॉर्ड बनाता हुआ निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर इस वक्त दिन की और पूरे इतिहास की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए आखिरी 1.5 घंटा कुछ और मजबूती के आसार हैं। क्लोजिंग क्या कुछ बड़े और अहम ब्रेकआउट के साथ होगी और फिर उसके बाद बचे हुए हफ्ते के बाकी सेशंस में कितनी हो सकती है तेजी, इसका लेंगे अंदाजा और करेंगे आपके लिए पूरा विश्लेषण। जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। नए रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। रिकॉर्ड्स के बाद बाजार अहम लेवल्स पर टिके हुए हैं। तो बस जानना है अनिल जी से कि आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा और क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर हम क्लोजिंग के लिए तैयार हैं, जो सुबह सर बात भी कर रहे थे। पहले तो बताएं सर, बहुत ही बढ़िया दिन हो चुका है अब तक। आखिरी 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है? बिल्कुल दीप, सबसे पहले आपको और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई नए लाइफ टाइम हाई की। महीने भर इंतजार करने के बाद हमें ये हाई मिला है। वैसे तो 15 जनवरी को हमने हाई बनाया था, उसके बाद 2 फरवरी को भी 2 पॉइंट से हाई बनाया, लेकिन असली हाई जो है वो ये वाला लग रहा है कि जो आपके लिए वाकई में बनता हुआ दिख रहा है। तो रिकॉर्ड बनाया आज 22,126 के ऊपर निकलकर निफ्टी ने 22,171 के लेवल को छुआ है। बैंक निफ्टी भी 46,675 के आसपास है, डे हाई के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में 350 अंकों की मजबूती है, आधा से 2/3% मजबूती के साथ सारे इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए अब तक का बड़ा रिकॉर्ड। इसके अलावा बहुत कुछ एक्शन जो होता दिख रहा है वो है फार्मा इंडेक्स में। लगातार दूसरे दिन फार्मा इंडेक्स ने लाइफ हाई बनाया है। फार्मा आईटी दो हमारे सबसे पसंदीदा सेक्टर बारी बारी से अपने अपने टर्न के साथ लगातार तेजी करते हुए दिख रहे हैं और लगातार तेजी करते हुए दिख रहे हैं हमारी एक और फेवरेट स्पेस मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की, जहां पर हम लगातार कहते हैं कि यहाँ खरीदारी करते रहें, बिल्कुल डरें घबराएं नहीं। और पीएसयू स्टॉक्स जो हमें बेहद पसंद है, यहाँ पर भी बढ़िया तेजी बनती दिख रही है। आप देख सकते हैं मिड कैप इंडेक्स 325 पॉइंट ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स सेंचुरी मार्कर 100 पॉइंट ऊपर। डाउ फ्यूचर सपाट है, हल्के हरे निशान में 20-25 पॉइंट ऊपर। यूरोप के बाजारों में छुट्टी का माहौल है, क्योंकि आज रात अमेरिका में है छुट्टी और इसलिए यूरोप भी अभी से छुट्टी के मूड माहौल में नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल भारतीय बाजारों का मूड माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त से फर्स्ट क्लास से फैंटास्टिक है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज़्यादा कमज़ोर शेयरों के मुकाबले में। बीएसई पर 2625 शेयर मजबूत है तो 1500 शेयर हैं कमज़ोर, और एनएसई पर 1550 शेयर हैं मजबूत तो 800 शेयर है कमज़ोर। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाजार किस तरह के मूड माहौल में इस वक्त आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो बहुत ही शानदार सेशन अब तक का भारतीय बाजारों के लिए, और डीप उम्मीद करते हैं कि अगले 1.5 घंटे ऐसा ही कुछ बढ़िया मूड माहौल बाजार में रहे बरकरार। चलिए, अच्छा मूड माहौल है, रहना चाहिए। चलिए, रहना भी चाहिए। आशा भी पूरी है। डेज हाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं 22,150 के ऊपर। आपने कहा था कि क्लोजिंग की पूरी आशा है। पहले तो एक बार बताइए, वैसे हमने थोड़ा डिस्कस किया था जब रिकॉर्ड हाई बनाया था, बट अब ज़्यादा व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक्शन भी अच्छा है। इस लाइफ हाई की खास कुछ बातें क्या निकल कर आई हैं? क्या रहा है इस लाइफ हाई में खास कुछ नहीं दीप, ऐसा हर बार बनता है। नई बात क्या, खास क्या है, कुछ नहीं। बट हर बार कुछ नए ट्रेंड आप ऑब्जर्व करते हैं। सिर्फ इस लाइफ है कि 10 खास बातें। 10 खास बातें, सिर्फ 10 है। एक दो भी नहीं, सिर्फ 10 है। सो मैं आपको जल्दी से 10 खास बातें बता दूं। पहली बात तो है कि इस बार फिर से तेजी के लीडरशिप, तेजी के जो मार्केट्स में जो तेजी है इसमें लीडर बदले। और मैं बता दूं आपको मैं किस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले वो समझ लीजिए। आज 19 तारीख को आपके लिए लाइफ हाई बनता हुआ दिखा है। तो पुराना लाइफ हाई 15 जनवरी का था। 15 जनवरी में हमने 22,124 का लाइफ हाई बनाकर 24 जनवरी को एक शार्प करेक्शन देखा 21,137 तक, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट 5-6 ट्रेडिंग सेशन में निकल गया। वहाँ से रिकवरी होकर आए। बजट के दूसरे दिन सुबह हमने लाइफ हाई बनाया 2 पॉइंट से 22,126, टच एंड गो। उसके बाद 21,500 तक फिसले, और इस 22,126 से 21,500 के फिसलने के समय में जो करेक्शन हुआ वो 22,137 के करेक्शन से ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि उस समय शानदार तरीके से मिड कैप टूटे, शानदार तरीके से स्मॉल कैप टूटे, पीएसयू स्टॉक जो सब लोगों ने भर के रखे थे वो टूटे, और पूरी क्लीनिंग अप हो गई। कमज़ोर ट्रेडर्स, कमज़ोर इन्वेस्टर्स बाहर निकल गए। उसके बाद अब जाके हमने लाइफ हाई बनाया। तो मैंने 2 फरवरी के लाइफ हाई को नज़रअंदाज किया है। मैं लाइफ हाई जो गिन रहा हूँ 15 जनवरी से 19 फरवरी, मतलब महीना भर समझ लिए। मैं इस एक महीने को लाइफ हाई के तौर पर ले रहा हूँ। इस एक महीने के लाइफ हाई की प्रोसेस में तेजी के लीडर्स बदले। कैसे बदले? इस बार तब से लेकर अब तक में जो पुराने लाइफ हाई से अब लाइफ हाई में, तब 22,125 और अब 22,125 के हाई में जो बदला है वो है सरकारी कंपनियां। 5 में से 4 कंपनियां सरकारी है जो तेजी में योगदान देती है। सबसे ज़्यादा बीपीसीएल बढ़ा है, उसके अलावा कोल इंडिया, ओएनजीसी और एसबीआई। सिर्फ एक बजाज ऑटो है
जो प्राइवेट सेक्टर से, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितना सरकारी कंपनियों का बड़ा योगदान आया, पहली चीज़। दूसरा, इस बार के लाइफ हाई में बड़ा योगदान ग्लोबल मार्केट्स का भी आया है। पिछली बार हम पहले भाग गए थे, हमने लाइफ हाई बना दिया, लेकिन इस बार पहले डाउ, नैस्डैक, फिर उसके बाद में S&P 500, यूरोप, जापान 35 साल की ऊंचाई पर, तो हमारे पीछे पीछे सारे बाजार भी चले, तो सपोर्ट वहाँ से भी मिला है लंबे समय बाद। सपोर्ट FI से नहीं मिला, पिछले और इस बार के लाइफ हाई में 50,000 करोड़ की बिकवाली उनकी तरफ से हुई, लेकिन 45,000 करोड़ की टोटल खरीदारी कैश मार्केट में लोकल फंड्स ने की है, तो उसको सेट ऑफ किया है। यानी कि लोकल और फॉरेन मनी लगभग बराबर रहा है, लेकिन हमारे ट्रेडर्स और हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स ने जोर लगाकर लाइफ हाई बनाने में योगदान दिया, यानी कि हमारे अपने दम पर बनाए। लोकल फंड और घरेलू निवेशकों का रहा सपोर्ट। मिड कैप शेयर, PSU शेयर, स्मॉल कैप शेयर बड़े करेक्शन के बाद ज़्यादा आकर्षक हो गए। कई सारे शेयर ऐसे हैं जो करेक्शन के पहले के लेवल को पार करके निकल चुके हैं, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, निफ्टी कहीं नहीं गया, 22,125 से वापस 22,125 आया एक महीने में। नया हाई खाली नाम के लिए बनाया, किया कुछ नहीं है, फुल टाइम पास 1 महीना। लेकिन आप देखिए, मिड कैप इंडेक्स 3.5%, स्मॉल कैप इंडेक्स 4.25% बढ़कर नए लाइफ हाई पहले ही बना चुका है जी इस पूरी प्रोसेस में। तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के आउट परफॉर्मेंस एक महीने में 4% निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। ये इन्होंने किया है। SBI और रिलायंस दोनों ने 150 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन की है बढ़ने में, जबकि HDFC बैंक ने 450 पॉइंट निफ्टी को घटाया है इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी लाइफ हाई बना है बिना HDFC बैंक के सपोर्ट के। लेकिन HDFC बैंक का सपोर्ट नहीं होना, बैंक निफ्टी को भुगतना पड़ रहा है। 48,000 के ऊपर का जो बैंक निफ्टी का लाइफ हाई है, वहाँ से हम अभी भी काफ़ी दूर हैं। वो ज़रूर आपको एक अंडर परफॉर्मेंस वाला सेक्टर जो नज़र आता है वो बैंक निफ्टी है, क्योंकि HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन रिलायंस, उसके अलावा SBI, सोचिए SBI ने 150 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया, तो HDFC के 450 पॉइंट में से 150 पॉइंट तो SBI ने बचा लिए, और बाकी दूसरे स्टॉक से आता दिखा। सो ये इस बार की लाइफ हाई की 10 बड़ी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। ये बड़ा बदलाव हुआ है मार्केट में। चलिए, तो ये आपके लिए बड़ा बदलाव हुआ है और कुछ इंटरेस्टिंग बातें और 10 नए ट्रेंड अनिल जी ने निकाले इस बार के बाजार के लिए। तो सर, अब सवाल बनता है, सुबह भी आपने एक हिंट दिया था, अब थोड़ा जरा डिटेल में समझाइए। लाइफ हाई तो बन गया 1 महीने के उतार चढ़ाव के बाद, अब आगे क्या और कैसी मूव आगे आपको दिखती है? पिछली लाइफ हाई 2 बने 22,125 के, इसके मुकाबले में इस लाइफ हाई पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। इस पर ज़्यादा बुलिश है? नहीं, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा नहीं। रिवर्ट करें, हाँ, यूज द वर्ड, आई मीन वेरी अप्रोप्रिएटली, राइट, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्यों रीज़न बताता हूँ। दीप, जो कारण मैंने बताया कि किस तरह से मार्केट हल्के हुए हैं, किस तरह से ग्लोबल सपोर्ट है, किस तरह से FIs का सपोर्ट अब आने लगा है। 22,150 आज मुझे इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट मिल रही है। लाइफ टाइम, अब तक की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आपको 22,097 की मिली, 22,097। आज उसके ऊपर बंद होने के पूरे आसार हैं, करेक्ट। तो अगर हम एक लाइफ हाई पर बंद हो रहे हैं, 22,150 के ऊपर बंद हो जाए, कहने ही क्या, तो एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। ये तेजी टच एंड गो वाली नहीं होगी कि डबल टॉप बन गया तो इस बार ट्रिपल टॉप बनेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार ट्रिपल टॉप नहीं होगा, बल्कि बड़ी तेजी के लिए बाजार तैयार होते देखें, क्योंकि इस बार तेजी में 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई। एक, नए इन्वेस्टर्स आए, जो पुराने कमजोर इन्वेस्टर्स थे या जो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे थे, जिन्हें डर लगा, वो बेच कर निकल गए। नए इन्वेस्टर जो आता है ना दीप, नया इन्वेस्टर नई सोच और नए होराइजन से आता है। अगर आज आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, आप अपने आप को इन्वेस्टर मानते हो, तो आज खरीद के कल नहीं बेचेंगे। फॉर एग्जांपल, हम जना बैंक की बात करते हैं, अमान साहब ने 60 लाख शेयर खरीदे, तो आज खरीद के कल नहीं बेचेगा। अगर वो आ रहा है तो साल 2 साल का व्यू लेकर आ रहा है, करेक्ट। तो जब नए तरीके के इन्वेस्टर आते हैं तो वो लंबे समय के लिए आते हैं, और करेक्शन के बाद पुराने इन्वेस्टर जब निकल जाते हैं, सेम चीज़ आपने जोमेटो में देखी, किस तरह से पुराने इन्वेस्टर बेच गए, और नए इन्वेस्टर जो 50 रुपये से शेयर को 150 रुपये ले आए, करेक्ट। सो ये बाजार में इस बार PSU स्टॉक्स में हुआ है। सो नए इन्वेस्टर्स भी नए, और शेयरों में जो नए लीडर्स जो बनकर आए वो उनसे तेजी बढ़िया बनी, सरकारी कंपनियों की तेजी, ठीक है। अब यहाँ से लेकर इलेक्शन तक एक प्री इलेक्शन रैली की पूरी संभावना बनती है, और जो 150-200 पॉइंट की डी होगी, नहीं तो आमतौर पर एक लाइफ हाई आप क्रॉस करते हैं, शॉर्ट कवरिंग होती है, शॉर्ट कवरिंग के बाद 100-150 पॉइंट जितना बढ़ना है बढ़ जाता है, फिर एकदम सुस्ती, टाइम पास, करेक्ट। अब क्या करें, बना दिया लाइफ हाई, व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि लाइफ हाई पे पैसा डालने वाले लोग भी रुक जाते हैं, जोर से आते नहीं है, बेचने वाले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर होता कुछ नहीं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार लाइफ हाई के बाद भी थोड़ी बढ़िया और बड़ी तेजी बनने वाली, क्वालिटी तेजी बनने वाली है, इसके लिए आप तैयार रहें। और इस क्वालिटी तेजी में जो हमें पसंद है वो मैं बता दूँ, IT फार्मा हमारे सदाबहार पसंद है, सीमेंट हमें पसंद था, है, रहेगा। सरकारी कंपनियों के शेयर, जिसमें सरकारी बैंक हो गए, रेलवे हो गए, डिफेंस हो गए, और बाकी
ऑयल एंड गैस के PSUs हो गए, ये हमें पसंद है। PSU जहाँ भी, जहाँ सरकारी है, जहाँ सरकार है, हमें वो पसंद है। एक और सेक्टर दीप जो नया मैं आज ऐड कर रहा हूँ पहली बार, टूरिज्म से रिलेटेड। टूरिज्म से रिलेटेड सेक्टर मुझे लगता है कि कुछ बड़ा कमाल करने के लिए तैयार है भारत में आने वाले 2-3 सालों में। वहाँ पर भी आपको फोकस करना चाहिए। हम कुछ अच्छे स्टॉक्स उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें क्या हो सकता है, एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है आपके लिए, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाली कंपनियाँ हो सकती है, होटल्स हो सकती है ना। इस तरह की जो कंपनियां हैं, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई है, मुझे लगता है इन कंपनियों में एक बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें प्रोमिनेंटली होटल्स और एयरपोर्ट्स हो गए। बट इसके अलावा जो इसको साथ में देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन कंपनियों पर भी फोकस करिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी एक नया सेक्टर आपके लिए उभर कर आ रहा है। बाकी एक सेक्टर जिसका जिक्र नहीं किया, वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ शेयर सेक्टर, जिसमें आपके एक्सचेंजेस हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए, RTA रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, ब्रोकर्स हो गए। ये हमें पसंद थे, है और रहेंगे। जो कि हम नई तेजी की बात करें, तेजी की बात करें तो इन स्टॉक्स में भी आगे भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल हैव फन, एंजॉय। ओके, लाइफ एंजॉय किए। लाइफ हाई पे लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे, कब करेंगे? सही बात है। चलिए, ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन अनिल जी की तरफ से नजर रखिए। 10 खास बातें इस लाइफ हाई में, और यहाँ से अनिल जी अच्छी नहीं, बड़ी अच्छी मूव आते हुए देख रहे हैं। चलिए, सर से डेटा भी लेंगे, आज की स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। हमारे मेहमान भी तैयार हैं, उससे पहले कुशल और आशीष भी तैयार हैं इवेंट्स और खबरों के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में ऑफकोर्स कैश सेगमेंट से CI ऑटोमोटिव, ये एक नंबर अभी भी आना बाकी है, तो इस पर फोकस रहेगा। ऑफकोर्स US में आज ट्रेडिंग हॉलीडे भी रहेगा। जहाँ तक कल का सवाल है, FNO स्पेस से ABB इंडिया, ये भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। एलांटास बैक पर भी नजर की है, तो अभी भी थोड़े बहुत नंबर्स आ रहे हैं तीसरी तिमाही के परस्पेक्टिव से। ऑफकोर्स विभोर स्टील, यहाँ पर भी नजर रखिए, इसकी लिस्टिंग होने वाली है, और इशू साइज छोटा ही था, करीबन 72 करोड़ रुपए के आसपास का, बट सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया आया था। देखना है कि फाइनल लिस्टिंग क्या होती है। और एक्स डिविडेंड काफ़ी सारे स्टॉक्स ट्रेड करने वाले हैं, जिसमें कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, औरबिंदो फार्मा, HAL, PFC, सेल जैसे स्टॉक शामिल है। जहां तक 21 फरवरी बुधवार का सवाल है, साउथ इंडियन बैंक, यहां पर राइट्स इशू के टर्म्स पर विचार किया जाएगा। साथ ही मेड प्लस हेल्थ, इस पर नजर रखिए। यहां पर बोर्ड बैठक में QIP इशू के विड्रॉल पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। जूनिपर होटल्स, नया IPO खुलने वाला है, 21 तारीख को खुलेगा, 23 तारीख तक खुला रहेगा। कुल मिलाकर ये इशू साइज करीबन 1800 करोड़ रुपए का होने वाला है, और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा कमिंस इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, MRF, PI इंडस्ट्रीज और LIC के काउंटर्स। और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से US में जो FMC की मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स भी जारी होते हुए दिखेंगे। और यूरोप के लिहाज से ECB नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, और उनका जो फरवरी महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा है, उस पर भी आपको नजर रखनी है। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा का एक्शन इवेंट्स के लिहाज से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून दीपांशु। पावरग्रिड ये स्टॉक फोकस में रखेगा, क्योंकि बोर्ड से 656 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए मंजूरी मिल गई है। एक यूनिफाइड लोड डिस्पैच एंड कम्युनिकेशन में 515 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली निवेश किए जाएंगे, और भिवानी 5 गीगावाट ले केथल ट्रांसमिशन कॉरिडोर पर 141 करोड़ का जो है निवेश करेंगे। तो पावरग्रिड यहाँ पर फोकस रखेगा। इसके अलावा ऑयल केमिकल्स और पूरे फार्मा स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑयल केमिकल्स में एक खबर भी आई है कि चाइना का जो दवाइयों का रेगुलेटर है, इससे इन्हें मेटमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड दवा है, इसके लिए मंजूरी मिल गई है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई ब्लड शुगर के लिए, ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुगर स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। इस्मा की तरफ से डेटा है 15 फेब तक अगर आप देखें तो शुगर का उत्पादन 2.24 करोड़ टन के आसपास देखने को मिला है। और इसके अलावा पूरा टायर और रबर स्पेस पर नजर रखिएगा, क्योंकि जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है कि सरकार नई रबर योजना ला रही है, जिसमें अगर आप देखें तो रबर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देगी सरकार, तो पूरे टायर स्पेस को इसका फायदा देखने को मिलेगा। डील्स के लिहाज से अगर आप देखें तो सुबह ही डील होगी है 16 विनियाज में, 12% इक्विटी के सौदे होंगे, तकरीबन आप देखिए 1 करोड़ शेयरों के सौदे हुए। और जियो फाइनेंशियल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 43 लाख शेयरों के कई सौदे देखने को मिले हैं। ये है भरपूर एक्शन आपके लिए। बाजार खुलने के बाद ढेर सारी खबरें इन सभी शेयरों में आती हुई दिख रही है। आइए इन्हीं खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे हम आगे, और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। कुणाल जी राकेश जी के साथ जुड़ चुके हैं, सुमित जी और वागले साहब, सचिन जी के साथ जुड़े हैं आशु मदान साहब। आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। बिगुल के साथ करेंगे शुरुआत। स्विंग के सुल्तान आशु मदान, इनके लिए बिगुल आएगा, उससे पहले वागले का वंडर।
जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी मुझे जीएमआर में एक मोमेंटम दिखता है, जीएमआर इंफ्रा 92 रुपीज 30-40 पैसे का करंट भाव है। मैं सिर्फ ₹1.5 का रिस्क लूंगा, 91-91.20 का स्टॉप लॉस होगा और ऑन द अपसाइड आज और कल में मुझे लगता है ये 96 to 97 तक ये ऊपर में जा सकता है। तो आपका ₹1.5 का रिस्क होगा, 4.5-5 रुपए का रिवॉर्ड होगा और टाइम फ्रेम आज और कल जैसे मैंने कहा। और यहाँ पर अगले 1-2 दिनों के लिए खरीदारी करने की राय। आइए आशु सर से लेते हैं उनका अपडेट भी और अगर कुछ स्प्रेड भी है। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, जो फ्राइडे को बात हुई थी बिल्कुल सेम व्यू है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। आप भी स्ट्रांग बोल रहे हैं, कंटिन्यू करना है। निफ्टी का अनिल जी स्प्रेड बना हुआ है 22,250 40 रुपए में। अभी तो उसमें ज्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं, मतलब 10-12 रुपए आ रहे हैं, लेकिन बहुत स्वीट स्पॉट में है। 22,500 तक सेफ है। बैंक निफ्टी का भी बुल स्प्रेड बना हुआ है अनिल जी, 46,500 47,200 120 में बना था। अभी उसका भाव है 180-85 रुपए। मुझे लगता है अनिल जी कल तक पैसे डबल हो जाएंगे। निफ्टी में भी एक आध दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। तो अनिल जी बिल्कुल बुल स्प्रेड से बने रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। और अनिल जी जिस तरह से ऊपर जाता जा रहा है, सब लोग ना वो एक मंदी ढूंढ रहे हैं। एक मंदी इस बार आएगी या 2 बार टॉप बना है, एक बार रिट्रेस करेगा। अनिल जी वो जो छोटा ट्रेड बड़े व्यू के अंदर ढूंढ रहे हैं ना, मतलब जनरली क्या होता है कि जो ट्रेडर मेंटेलिटी होती है ना, उसको हर वक्त काम करना होता है। और हर वक्त काम करने का मतलब होता है कि हर मतलब अप मूव और डाउन मूव को इनकैश करने की कोशिश होती है। तो मैं एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ मार्केट के अंदर कि वो एक बार डिप आएगा, एक डिप आना चाहिए। उस डिप के चलते में जो 4 मूव्स आ रहे हैं उसको लोग खोने के चक्कर में है। और अनिल जी ये उससे एक तो तेजी मिस होती है और एक आप मतलब रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो अनिल जी मैं जनरली मतलब ये मेरा मानना है कि इंडेक्स में आज आप देखिए कुछ टाइम से सेक्टोरल रोटेशन चल रही है, तो फिर पॉपुलर थीम्स जो है थोड़े से थम रहे हैं। तो अब वो वापस टाइम वही आया हुआ है। इसलिए फ्राइडे को नहीं थी प्रिसाइजली इस वजह से कोई नया स्टॉक नहीं था। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो रेयर होता है कि दोनों में स्प्रेड था, दोनों में बुल स्प्रेड है, दोनों में बुल स्प्रेड कंटिन्यू रखना है। और अगर किसी ने नहीं बनाया हुआ, कोई नया भी बना सकता है बुल स्प्रेड, कोई दिक्कत नहीं मुझे इंडेक्स में लगती है। इंडेक्स में आना जी अच्छी तेजी लगती है। और अनिल जी जब आप फ्री होंगे या जब एक बार बाकी कॉल्स हो जाएगी तो एक और कॉल के लिए है, एक्सपायरी तक का व्यू है, उसमें एक स्प्रेड शेयर करें। मैं आपकी तरफ तेजी से बढ़ेंगे, तब तक आइए एक बिल्कुल नितिन मुरारका साहब के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी बताएं कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदेंगे? अनिल जी नॉर्मली मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे देता हूँ कॉल, बट आज मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की दे रहा हूँ और वो दे रहा हूँ 2940 की कॉल ऑप्शन अभी चल रही है 51 पे। एट द मनी कॉल ऑप्शन है 2940 51 चल रही है। इसे आप इसी भाव पे खरीद सकते हैं और इसके टारगेट मैं मान के चल रहा हूँ कि 51 पे आप ले रहे हैं, कम से कम 75 रुपए का टारगेट होगा 75 का। और स्टॉप लॉस आपको रखना है 38 रुपए का, यानी कि आप केवल 12-13 रुपए का रिस्क हो गया और 24-25 रुपए के टारगेट हो गए। अब रिलायंस से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एक्सपायरी में लीडरशिप आएगी। डेटा इसका पॉजिटिव बना है और 2900 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग थी, उसके ऊपर निकल गया है। अब 3000 पे कॉल राइटिंग है, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसी एक्सपायरी में ये 3000 या 2980-85 आना चाहिए। तो जितने भी निफ्टी के स्टॉक हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक लग रहा है, तो हम 2940 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये हम लोगों ने एसएमसी में अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है और मेरा व्यू रिलायंस पे स्ट्रांग है, इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर भी होगा कि हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंड किया है। तो 2900 बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्री पे रिकमेंडेशन है और 2940 की कॉल ऑप्शन में जी बिजनेस पे रिकमेंड कर 2940 रिलायंस इंडस्ट्रीज की कॉल ऑप्शन खरीदिए, ये दौड़ने के लिए तैयार। नितिन जी अगर रिलायंस दौड़ने वाला है तो फिर निफ्टी का क्या होगा सर, उस पर भी कोई भी बताइए। लेकिन निफ्टी पे इसी एक्सपायरी में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 22,400 22,500 पे के आसपास एक्सपायरी कटनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या है 21,700 से बाउंस आया है और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होनी चाहिए और पूरा लॉन्ग रोल ओवर है। फेब्रुअरी पूरा लॉन्ग रोल ओवर था और उसके बाद मार्च में भी मैं ऐसा ही उम्मीद कर रहा हूँ कि लॉन्ग रोल ओवर आएगा। और अभी क्या है कि बैंक निफ्टी से भी सपोर्ट आपको मिल रही है, तो निफ्टी के जो मेन लीडर्स हैं, जैसे एक तो लीडरशिप रिलायंस से मिलती है वो चल रहा है, बैंक निफ्टी दूसरा घोड़ा है वो भी चल रहा है और तीसरा आईटी है, वहां पे भी स्ट्रेंथ है। तो कोई वीकनेस का ऐसा साइन नहीं है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि इसी एक्सपायरी में हम 22,400 की तरफ जाएंगे
22,400 से 500 के तरफ एक्सपायरी होनी चाहिए और बैंक निफ्टी करीब आपको 47,000 के ऊपर ही एक्सपायरी कटनी चाहिए। तो व्यू पॉजिटिव रखेंगे, अभी कम से कम 7-8 दिन बाकी हैं, तो तेजी का ही व्यू रखना चाहिए। और कोई हल्की फल्की अगर डिप मिल जाए तो निफ्टी में आप कॉल एंट्री कर लेंगे, क्योंकि अभी 135 पॉइंट ऊपर है तो टाइम वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो कोई डिप मिलेगी तो कॉल लेंगे। अदरवाइज आप रिलायंस इंडस्ट्री में सेफ ट्रेड कर सकते हैं, उसमें मुझे स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही है। बिल्कुल, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भरोसा रखिए, उसके साथ जाइए। ये है नितिन जी की कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी जुड़ने के लिए और अपना व्यू शेयर करने के लिए। सुमित जी के लिए भी एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सुबह से फार्मा सेक्टर के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, तो फार्मा सेक्टर का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1525, 1526, 1525, 1526 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है सन फार्मा। सन फार्मा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक कल का हाई तो ब्रेक कर ही रहा है। ओवरऑल पूरा सेक्टर और सन फार्मा स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें पहला टारगेट बनेगा 1545 का 1545, दूसरा टारगेट 1555। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1505, 1510 के पास है, तो 1510 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के सन फार्मा में खरीदारी करें। 1545 इसका पहला टारगेट, 1555 इसका दूसरा टारगेट। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के हैं। पोजिशन टारगेट में 1600 का लेवल ये ऊपर में क्रॉस करेगा। खरीदारी करें सन फार्मा। ओके, 1555 और उसके बाद 1600 तक के टारगेट के लिए कर सकते हैं खरीदारी सन फार्मा में। ये राय आपके लिए आती हुई। आइए बढ़ते आगे और अब बिगुल है सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। जी, यहाँ पर मैकडॉवेल्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। 1140 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस पिछले हफ्ते में भी इसने एक बार अटेम्प्ट किया था ब्रेक करने के लिए, उसके बाद वापस एक पुल बैक आया, वापस एक अच्छी चाल आज के सत्र में नजर आ रही है। सो आई थिंक ये ब्रेकआउट काफी सस्टेनेबल लग रहा है। काफी दिनों से ये पर्टिकुलर लेवल एज अ हर्डल नजर आ रहा था। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1200 के पहले अभी कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में। पैटर्न के लिहाज से टारगेट्स भी वहीं पे प्लेस्ड है। सो खरीदारी करनी है मैकडॉवेल्स के फ्यूचर्स में। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 1155 आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1142 पे लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1175 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1200 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स। खरीदारी इस पर करिए। यहाँ पर भी एक्शन आ रहा है, कुछ बड़े नेम्स पर भी फोकस आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, इस पर भी रखना है आपको फोकस। बात सिंपल है, बाजार एक्शन के लिए आपको क्लियरली तैयार हो रहा है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर मूव आपको अच्छी बनती हुई दिख रही है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों पर रखिए नजर। यहां पर भी एक्शन है। सुबह जय ने बजाज फाइनेंस की कॉल खरीदवाई थी 6700 की। बजाज फिनसर्व पर रखिए नजर। यहां पर एक फ्रेश मूव अभी अभी आपको बनती हुई भी दिख रही है। बागले साहब भी हैं हमारे साथ, उनसे भी एक बार जरा राय ली जाए। बागले साहब, बात करते करते फ्रेश रिकॉर्ड है, निफ्टी बना रहा है। बजाज फिनसर्व, जरा इसका चार्ट देखें, अच्छी मूव आ रही है, ऑलमोस्ट 3% ऊपर। दीपांशु, मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं। ज़्यादा मोमेंटम बजाज फिनांस में है, लेकिन बजाज फिनसर्व भी नॉर्मली ये दोनों साथ में चलते हैं। बजाज फिनसर्व आपने पूछा है, मेरा मानना है अभी अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है 1618 के करंट भाव से। आपको अगर लेना है तो 1600 के नीचे के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। 1660 तक मैं देखता हूँ 1 से 2 दिनों में उसका टारगेट है। शॉर्ट टर्म व्यू है 1 से 2 दिनों का। ओके, 1 से 2 दिनों का शॉर्ट टर्म व्यू है। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों पर ही रखिए नजर, अच्छे एक्शन दिखा रहे हैं। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर भी मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 548.50, 548 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है डाबर। डाबर के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। लास्ट हफ्ते भर के हाई के ऊपर स्टॉक अभी आ चुका है। स्टॉक ने लोअर लेवल से रिकवरी का शुरुआत किया है और स्टॉक यहां से 10 से 15 रुपए का ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है, जो कि शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 541, 542 के पास है, तो नीचे में 541 का स्टॉप लॉस लगा के डाबर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा।
ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 560 पहला टारगेट, 565 दूसरा टारगेट, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है। खरीदारी करें डाबर पर करें खरीदारी, ये आपके लिए मूव आती हुई दिख रही है। 550 के लेवल्स के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, ये भी टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहा है। नया रिकॉर्ड है निफ्टी पर 22,180 के लेवल पर अब आपको इंडेक्स आते हुए दिख रहा है। फ्रेश तेजी के साथ अब बाजार और ऊपर जाने की तैयारी में है और कुछ काउंटर्स हैं जहां पर स्पेशली एक अच्छा योगदान पिछले 5-7 मिनट में आपको आते हुए दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो नितिन जी बात कर ही रहे थे, उसका तो बड़ा योगदान है ही। बजाज फिनसर्व का योगदान है, एसबीआई आपका वापस मूव कर रहा है, बजाज फाइनेंस मूव कर रहा है, अपोलो हॉस्पिटल, बीपीसीएल ये भी मूव कर रहे हैं। और दिग्गजों की बात करें तो आज लंबे समय बाद आईटीसी में भी आपको एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पिछले कुछ मिनट की जो मूव है उसमें आईटीसी का भी एक अच्छा खासा योगदान है। सुमित जी, आज सुबह आईटीसी आइडेंटिफाई भी किया था सर, खरीदारी की राय भी दी थी और आईटीसी अब अच्छे एक्शन में भी दिख रहा है। इनफैक्ट 414 का आपका टारगेट था, एक बार के लिए ऑलमोस्ट टारगेट के पास गया भी था आईटीसी। जरा इस पर फ्रेश व्यू दें। अब बाउंस बैक का उम्मीद था दीपांशु, और एफएमसीजी सेक्टर के अंदर सभी के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो आईटीसी के अंदर भी और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 10 रुपए का और यहाँ से अपसाइड मूव इमीडिएट बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर फ्रेश मोमेंटम का समझ में आएगा। फिलहाल इसको पुल बैक बाउंस बैक मान के चले और यहाँ से अभी और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आईटीसी जहां पर आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। एसबीआई लगातार ये स्टॉक भी मोमेंटम है, लगभग हमारे सभी एक्सपर्ट्स के रेडार पर आया है। अनिल जी भी काफ़ी टाइम से एसबीआई रेकमेंड कर रहे हैं और अभी भी अच्छी खासी तेजी पकड़े हुए है एसबीआई। आशु सर, पिछले हफ्ते आई थिंक 14 फरवरी को एसबीआई पर बुल कॉल स्प्रेड भी बनवाया था, वहां से तो और अच्छी मूव आ गई है। जरा एसबीआई पर कोई फ्रेश व्यू हो या कोई अगर फ्रेश स्प्रेड इन लेवल्स पर बनाना हो तो बताएं सर। बनाए और सब में मतलब बाद में तो 1:1 ही चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है एसबीआई दीपांशु डिलीवरी का स्टॉक हो गया है। अब यहाँ से मतलब जो एक बहुत अच्छी मूव जो हमने बजट के डे से पकड़ी थी इसी फरवरी में, उसमें तो एक बहुत बड़ा इजाफा हो गया है। अब मुझे लगता है कि डिलीवरी लेके इसमें बैठ जाना चाहिए। अनिल जी ने भी पीछे कहा था शायद कि मतलब इस लेवल पे कि एसबीआई अब डिफरेंट लीग में जा रहा है। मतलब जिस तरह से कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है, एसबीआई में तो अभी कुछ भी नहीं हुआ और बार बार वो एक इतनी बड़ी हर्डल थी वो क्रॉस नहीं होती थी। अब होने के बाद तो अब तो ये नो मैन्स लैंड में हो गया बिल्कुल। अब इसमें डिलीवरी मार बैठ के और जो अनिल जी की भाषा कुंडली मार के बैठ जाइए। ये अब आपको अच्छा मतलब 800 तो मुझे लगता है कि कभी भी हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो अब स्टॉक्स में देखिए, जब स्टॉक बहुत महंगा हो जाता है ना, उसके बाद फिर आप उसको फ्यूचर में ट्रेड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप जो एग्जांपल मैं देता हूँ 150 बड़ा 150 में जितना पैसा बना लिया, 150 में अगर 25 रुपए भी घट गया ना, आपका आप जिटरी हो जाओगे और आपके सौदे कट जाते हैं। तो उसके बाद या तो डिलीवरी या स्प्रेड। तो फ्रेश स्प्रेड में अभी कोई बहुत मजेदार नहीं है क्योंकि प्रीमियम्स थोड़े वो हैं, बट आजकल तो सब स्मार्ट हो गए हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर ही लेते हैं। तो एसबीआई बहुत अच्छा लग रहा है दीपांशु। तो ये है आपके लिए एसबीआई पर राय। और आइएगा एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए बंसल जी से, एबीबी इंडिया। बंसल जी चिंता न करें, टेक योर ओन स्वीट टाइम। आई नो आपने दोपहर में लंच वंच किया होगा बढ़िया वाला, अब चार्ट देखने का मन नहीं होता है उस समय, तो आपके पास 3 मिनट है, आपका समय शुरू होता है अब। तब तक कुशल बताएंगे वायदा कारोबार की इस कंपनी के आने वाले हैं नतीजे, कैसे रहेंगे नतीजे, कुशल आप बताएं। तब तक बंसल जी चार्ट देख रहे हैं। बिल्कुल 100% सर, ऑफ कोर्स यहाँ पर फोकस कर चलना है एबीबी इंडिया पर। और नंबर्स इसके आने वाले हैं आय के लिहाज से 24-25% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 3000 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी टॉप लाइन रिपोर्ट कर सकती है। कामकाजी मुनाफा कंपनी का 10% ग्रो कर लगभग 440 करोड़ रुपए पर रह सकता है। ऑफकोर्स मार्जिन से इस वजह से थोड़े से डिक्लाइन होते हुए नजर आएंगे क्योंकि टॉप लाइन फ्रंट पर तो 25% की ग्रोथ है, बट ऑपरेटिंग लिहाज से करीबन 10% की ग्रोथ कंपनी की रह सकती है और 15% से घटकर 13% के मार्जिन कंपनी दर्ज कर सकती है और मुनाफा भी 330 करोड़ पर आएगा। करीबन 8% की ग्रोथ यहां पर देखने को हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अच्छी ऑर्डर बुक है, ईज ऑफ सप्लाई चेन होने के कारण से कंपनी की आय में आपको बढ़िया इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही यहां पर शॉर्ट साइकिल ऑर्डर्स से जो ऑर्डर इनफ्लो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। ट्रांसमिशन, रेलवे और डेटा सेंटर से कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिलते हुए देख सकते हैं। तो इसको लेकर ओवरऑल जो इनकी ऑर्डर बुक है उसको उस पर कंपनी क्या कॉमेंट करती है ये देखना काफी अहम होगा। एंड मार्जिन को लेकर कंपनी का क्या आउटलुक रहने वाला है ये इनकी कमेंट्री में बेहद अहम रहने वाला है। तो ओवरऑल नंबर्स जो हैं यहां पर मिले जुले, टॉप लाइन अच्छी, बट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप हो सकती है।
ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ी डिप होने की संभावना है और इसलिए कामकाजी मुनाफा बढ़ेगा 10% जरूर और आय भी 25% जरूर बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी बहुत मुनाफे में देखना होगा कि मार्जिन में देखना होगा कि कमी हो सकती है 15 से 13%। स्टॉक हल्का सा नुकसान में 0.5% नीचे नतीजों से ठीक पहले। बंसल जी, चार्ट में कुछ नजर आ रहा है कि नहीं? अनिल जी, सबसे पहले तो अनिल जी 3 मिनट आपने दिए वो बहुत ज्यादा थे, और वो आपने इसलिए दिए कि मैं सोचूं और समझूं कि एबीबी के लिए क्यों आया। अनिल जी, अमूमन इस तरीके के शेयर्स के लिए आप कुणाल जी के पास जाते हैं। यस, मेरे लिए तो छोटे मोटे शेयर होते हैं ना, शिल्पा, वोडाफोन, उनके लिए आते हैं। तो उसका भी अनिल जी चार्ट पे एज ऑफ नाउ कुछ नहीं। अनिल जी 4350 4350 अनिल जी नीचे में अच्छा सपोर्ट है, 200 डे मूविंग एवरेज है। जिनके पास है वो होल्ड करें। 4600 ऊपर में हर्डल है, उसके ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे कोई फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। और अनिल जी, वंस यू रिमेंबर, कुणाल जी ने डिस्क्लेमर दिया था एमआरएफ के टायर लगे उनकी गाड़ी के अंदर। तो अनिल जी, जो मेरा घर है ना जहाँ पे वो पावर के बक्से रखते हैं, तो वो उसके ऊपर एबीबी की चीजें यूज हुई हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कोई मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो या फोटो डाला होगा जहाँ पे पीछे आपने एबीबी देखा होगा, इसलिए मेरे पास आ गए अनिल जी गलती से। जिनके पास है बने रहे, 4600 के ऊपर खरीदारी की राय होगी। नहीं, नोटा का भरपूर इस्तेमाल करने वाले इंसान के पास ही मुझे जाना था, क्योंकि मुझे पता है कि इस स्टॉक में कुछ होना जाना तो है नहीं, इसलिए मैंने बंसल जी को पूछा। लेकिन बंसल जी ने कहा कि आप मेरे पास शिल्पा और वोडाफोन आइडिया जैसे शेयरों के लिए आते हैं। तो बंसल जी, आप निराश ना हो, मैं शिल्पा मेडिकेयर के लिए जा रहा हूँ कुणाल जी के पास। हाँ, स्टॉक आज 9% मजबूत है। कुणाल जी, आपको चार्ट देखने हैं, बताइए शिल्पा मेडिकेयर के, और आप कुछ कहना भी चाहते थे जी। अनिल जी, देखिए, कहना तो मैं चाहता था, देखिए बंसल जी को आज अनिल जी आपने 3 मिनट दिए, उन्होंने कितनी लंबी अपनी पूरी तकरीर की अनिल जी, कितनी लंबी कमेंट्री की। आमतौर पर इतना नहीं बोलते हैं, तो आज पूरा समय मिला तो 200 डेज मूविंग एवरेज और पूरा मतलब एनालिसिस कर लिया उन्होंने। नहीं, मुझे भी अनिल जी थोड़ा समय दीजिए इनको। मुझे दीप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो कुणाल जी ने बोली उससे समझ में आ रही है। उससे मेरे दिमाग में एक आइडिया है जी, 2 बिगुल बनाए जाए। 2 बिगुल, हाँ, कुणाल जी के लिए अलग और बंसल जी के अलग। हाँ, पूछो क्यों? अभी इंडिविजुअली गया तो बंसल जी पूरा बोले, और साथ में जाओ तो बंसल जी के हाथ में कुछ बोलने को आता ही नहीं। आशु जी भी सर हिला रहे हैं। आशु जी, आप भी हाँ कर रहे, बना दे अलग अलग बिगुल। 100% अनिल जी, 100%। आप देखना अनिल जी, दोनों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। अनिल जी, जो हेल्दी कंपटीशन होता है बहुत ज्यादा अच्छा होता है, व्यूअर्स को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा, इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको फायदा होगा और बिजनेस को फायदा होगा। अच्छा, तो लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार होता है, उसके नाते मैं आप दोनों को, कुणाल जी और राकेश जी, अधिकार दे रहा हूं कि आप अपनी बात रखें, और बात आप या तो इस तरह से रखें या तो बोले ना बोले तो फिर जो आशु सर ने बोला उसके साथ सहमत हो जाए। इसके लिए हम आपको बोलने की इजाजत देते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी, पहले तो आई बैक टू डिफर विद माय डियर फ्रेंड आशु जी। अनिल जी ने बोला दोनों की परफॉर्मेंस हो जाएगी। अनिल जी, आप देखें, जब कुणाल जी एब्सेंट होते हैं, जैसे फ्राइडे को सेकंड हाफ में नहीं थे, तो मेरी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया थी। 2-2, 3-3 कॉल ली थी अनिल जी। मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं। ये जरूर है अनिल जी, अगर इंडिविजुअल बिगल होंगे तो कुणाल जी की परफॉर्मेंस अनिल जी बेटर हो जाएगी, बस इतना ही डिफरेंस है। मेरी परफॉर्मेंस तो अनिल जी ऑलरेडी बेस्ट है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो ना, आप में सुधार की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, हम समझ गए, कोई बात नहीं। जी कुणाल जी। अनिल जी, किसी की तो बेटर होगी। हाँ, ये बात सही है। जी कुणाल जी, शिल्पा जी पे राय दीजिए। अनिल जी, देखिए बंसल जी, अनिल जी गलतफहमी में जी रहे हैं, और अनिल जी इसी तरह जीते रहे। अनिल जी, मैं तो चाहता हूँ गलतफहमियां इनकी ऐसे ही बनी रहे। अनिल जी, कोई भी गलतफहमी दूर ना हो, तो ये इसी गलतफहमी में रहे, खुश रहे। अनिल जी, यही चाहता हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया। लेकिन अब दीप, मैंने प्रण ले लिया है जी, अब मैं सोच रहा हूँ 2 बिगुल बनाई जाए। 2 बिगुल, हाँ, मजा आएगा। फिर बना के देखते हैं। आशु जी ने भी हाँ बोल दिया ना, लगे हाथ तो बहुत बढ़िया। आशु जी को जो आनंद आ रहा है देखो, बहुत बढ़िया। जी, शिल्पा मेडिकेयर स्टॉक 9% ऊपर है, बताएं कुणाल जी चार्ट पर अपनी राय। अरे देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, बहुत शार्प मूवमेंट आज ब्रेकआउट हुआ है, और 390 के आसपास एक रेजिस्टेंस थी। और जिस प्रकार का वॉल्यूम यानी कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉल्यूम एक्शन हुआ है, यानी कि बड़ी पोजीशंस बनी है, और उसके दम पर आज का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं। अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू लें तो मुझे लगता है कि 480 तक का
इसमें मूव आ सकता है। तो 480 पर अगला कंजेशन, मेजर कंजेशन चार्ट पर नजर आता है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बने रहे, हल्की फुल्की डिप मिले तो उसमें मेरी खरीदारी की भी राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन, कुछ स्टॉक्स जहां पर मूव आपको आती हुई दिख रही है। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, उनकी तरफ से एक बिगुल भी है तैयार BTS डबल टी का। जी सर बताएं। दिपांशु, कैश सेगमेंट का स्टॉक है मज़गांव डॉक। यहाँ पर जिस तरीके से डेटा है पिछले हफ्ते का, लगभग 2100 के आसपास इसने एक अच्छा सपोर्ट डिफाइन किया था। वो सपोर्ट को वापस रिविजिट करने के बाद एक मूव अनलॉक हो रही है, तो काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन है एक अच्छे डिक्लाइनिंग वेव के बाद। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी बननी चाहिए। 60 मिनट्स चार्ट पे भी एक काइंड ऑफ अ डायमंड फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है 2150 के आसपास का। सो स्टॉप लॉसेस लगभग अराउंड 2155 के आसपास लगा के अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रिकवरी बनेगी वो लगभग अराउंड 2370 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। सो खरीदारी करनी है मज़गांव डॉक में। स्टॉप लॉस आपको 2155 पे लगाना है एंड टारगेट मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2300 से लेके 2370 के आसपास बेस्ड है। 2300-2370 के टारगेट्स के लिए मज़गांव डॉक पर करनी है आपको खरीदारी, ये राय आ रही है सचिन जी की तरफ से। आइए 2:30 बजे हैं और लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी भी। अली, वैसे डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स की आज तो कुछ वैल्यू है नहीं क्योंकि शाम को अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे, बट फिर भी अच्छा एक्शन आपको वहां पर बनते हुए दिख रहा है। थोड़ा यूरोप सुस्त है, बड़ी कोई गिरावट नहीं है, हल्की नरमी दिख रही है, मामूली सी गिरावट यूरोप में। कच्चा तेल 1% नीचे है, वहां से कोई परेशानी नहीं है। हमारा करेंसी मार्केट शट है, जापान और हांगकांग को छोड़ के बाकी एशिया मजबूत था। हम तो खैर नए रिकॉर्ड हाई पर, डे हाई पर बैठे हुए हैं। क्या करना है सर? ऐश करो, मजे करो, वो तो तेजी करो, और क्या करना है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। पहली चीज़ तो ये दीप की 22,000 अब बड़ा मजबूत सपोर्ट हो गया जहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। दूसरा 22,100 ही अब आसानी से टूटने वाला नहीं है। 22,100 के पुट पर 60 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 45 लाख शेयर हैं और उसके काफ़ी ऊपर आप आ चुके हैं। हल्की फुल्की रुकावट 22,200 के आसपास से 45 लाख शेयर की जो आप अभी पार करने की कोशिश करेंगे। दीप ईमानदारी से बताऊं तो 22,500 22,600 तक का मैदान खाली है। ओके, ऊपर डेटा ही नहीं है, डेटा ही नहीं है। कॉल राइटर भाग गया है दुम दबा के एकदम, बिल्कुल। तो किसी को बेचना नहीं है। अब ये आप कह सकते हैं कि ये तो अच्छी बात नहीं है, शॉर्ट सेलर हो तो मार्केट के लिए बड़े काम आते हैं, कोई बात नहीं। लॉन्ग भी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा है, अनाप शनाप लॉन्ग हो और शॉर्ट सेलर ना हो तब तो फिर भी समस्या है। सो लॉन्ग भी ज़्यादा है नहीं। सो आई थिंक मार्केट यहाँ से दीप 22,400 22,500 तक की तरफ बढ़ने को तैयार होते हुए दिख रहे हैं। आज की क्लोजिंग बहुत ही शानदार है, 22,150 के ऊपर होनी चाहिए। डे हाई की तरफ हम बंद होंगे ऐसा मुझे लगता है, और उसकी रीज़न ये कि डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग आपके बनकर आ रहे हैं इस वक्त। और पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 1.3 है, बैंक निफ्टी का 1.24 है, तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। सो मुझे लगता है निफ्टी में अभी भी अपसाइड है, लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहें। और अगर दिन के दौरान आपको 22,125 के आसपास यहाँ से 51 पॉइंट नीचे एंट्री करने का एक मौका मिल जाए 22,100 22,125 पे, तो थोड़ा और वापस से खरीदारी करने के लिए, एंट्री करने के लिए उस लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्योरली राय खरीदारी की। क्लियर है? क्लियर। अब आइए बैंक निफ्टी 46,625 पे आप ट्रेड करें। 46,500 अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जहां 33 लाख शेयर पुट में है और वहां से आपने आज ब्रेकआउट दे दिया। ऐसा लग रहा है दीप 46,500 आज आपका क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस खाने को तैयार है। आज का स्टॉप लॉस मैंने बैंक निफ्टी में जानबूझ के क्लोजिंग का नीचे दिया था 46,500। इंट्राडे 46,700 था। इंट्राडे भी आपका मेरे ख्याल से 46,700 ट्रिगर हो गया, नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा। एक मिनट देख लेता हूँ, हुआ तो नहीं। 46,717 का टच हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो अब की बार डे हाई बनाए बैंक निफ्टी, तो वो भी काट लीजिए, क्योंकि 46,500 अब अच्छे सपोर्ट के तौर पर कराए। ऊपर में 46,900 47,000 तो तुरंत जाने का। अब अगला जो पड़ाव होगा जहां बैंक निफ्टी जाकर रुकेगा वो दीप है 46,900 से 47,200। ये 300 पॉइंट की रेंज में इसकी जहां मर्जी होगी, 46,900 पे रुकेगा या 47,200 तक कहीं जाके रुकेगा, वहां तक की राह दिख रही है साफ ऊपर की तरफ। सो बैंक निफ्टी भी थोड़ी कैचअप रैली करने की कोशिश करेगा 46,900 से 47,200 की रेंज में। यहाँ भी डिप में खरीदें, लेकिन दोनों में से एक कुछ खरीदना है तो मेरा कंफर्ट, कॉन्फिडेंस और भरोसा अभी भी निफ्टी पर ज़्यादा है। जो बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी पे आया है, बैंक निफ्टी है मजबूत है, थोड़ा सा भी पीछे, बैंक निफ्टी डिप दे सकता है खरीदने के लिए। निफ्टी में डिप विप का ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। ओके, बस गॉट इट। ठीक है, चलिए फोकस है बैंक निफ्टी पर, वहां पर आपको एक्शन अच्छा दिखेगा। सुमित जी के पास चलते हैं बिगुल लोन के लिए। सुमित का सुपर हिट।
जी सुमित जी बताएं सर। दिवांशु बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 62 रुपए 30 पैसे। 62.30 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है डीसीडब्ल्यू। ये वो स्टॉक है जो हम कंटिन्यूसली लोअर लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं। ये स्टॉक अभी यहां से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। पिछले 5-6 दिनों की गिरावट के बाद जस्ट अभी मूव का वापस से शुरुआत हुआ है। स्टॉक यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाना चाहिए। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 58 रुपए 59 रुपीज 58.59 ये नीचे में स्टॉक का सपोर्ट है, तो 59 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के डीसीडब्ल्यू में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 68 रुपए का, दूसरा टारगेट 72 रुपए का। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें डीसीडब्ल्यू ये है वो स्टॉक्स जहां पर तेजी करने की राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। 68.72 दो टारगेट, 59 का स्टॉप लॉस लगाकर करनी है तेजी। कैश स्टॉक्स फिर से एक्शन में, और सुमित जी की रेंज वाला स्टॉक है। हाँ, सुमित जी के रेंज वाले बिल्कुल। आइए बढ़ते आगे। पॉलिसी बाजार ये है वो स्टॉक जो जबरदस्त एक्शन में नतीजों के बाद से बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। आज कुछ अच्छी खबरें भी आई है जिसके दम पर भागा है। बताने के लिए तैयार है वरुण, क्यों है इतनी तेजी पॉलिसी बाजार में? वरुण बताइए। तो अनिल जी बेसिकली हुआ ये है कि इस कंपनी को एक लाइसेंस मिला है। अब तक क्या था कि पॉलिसी बाजार जो है वो इस कंपनी की बेसिकली सब्सिडरी है, उनको डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस था इनके पास, लाइफ और जनरल दोनों का। अब इन्हें कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस मिल गया है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं तो आप नॉर्मली इंश्योरेंस लाइफ और जो जनरल इंश्योरेंस है उसको बेच सकते हैं, लेकिन जब आप कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर हो जाते हैं तो आप जो री इंश्योरेंस है उसको भी बेच सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये लाइसेंस मिल गया है तो आप ये समझिए कि पॉलिसी बाजार जो है अब री इंश्योरेंस के कारोबार में उतरने वाला है। आपको याद होगा पिछले साल ही IRDAI ने री इंश्योरेंस के कारोबार को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे ऐलान भी किए थे, काफ़ी सारी छूट जो है वो भी दी थी, और कहीं ना कहीं री इंश्योरेंस का कारोबार जो है भारत में काफ़ी ज़ोरदार तरीके से बढ़ सकता है, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था। क्योंकि थोड़ा बहुत अभी तक चलन जो है री इंश्योरेंस का नो डाउट है, लेकिन जो प्लेयर्स है इस स्पेस में वो थोड़े कम है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में री इंश्योरेंस कारोबार में दाम भी बढ़े हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, वेदर कंडीशंस है, तो वहाँ पे प्रीमियम जो है वो भी ज़्यादा होता है। नो डाउट वहाँ पे थोड़ा बहुत कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है उसको थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो एक नया कारोबार जो है वो अब ये कंपनी शुरू कर सकती है री इंश्योरेंस का, जिसमें स्कोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके लिए खबर आने के बाद आपने देखा कि पॉलिसी बाजार के स्टॉक प्राइस में इस तरह की 8-9% के आसपास की तेज़ी देखी। PB फिनटेक बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ 1000 रुपये के पार निकलता हुआ। एक बार जरा कुणाल जी से चार्ट्स पर कष्ट करवाया जाए देखकर। कुणाल जी 4 डिजिट में पहुंचा है शेयर, जरा राय दीजिए। अनिल जी जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बेस बन चुका है। बेस बनने के बाद हमने इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ देखा और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक गैप अप ओपनिंग आज हमने होती हुई चार्ट्स पर देखी है और इसके कारण एक वीकली चार्ट का गैप कायम हुआ है, जो मेरी राय में स्टॉक को 1120-1125 के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो सबसे पहले तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। हल्का फुल्का कोई डिप मिले तो मेरी खरीदारी की राय होगी। मुझे लगता है 10 से 15% की तेजी इन स्तरों से भी मुमकिन है। ये मुमकिन है, इसलिए बने रहें, डटे रहें, हल्के फुल्के करेक्शन में करें खरीदारी भी। आइए बिल्कुल एक आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। जी आशु जी बताएं सर। अनिल जी स्टॉक है पेट्रोनेट। मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह से अनिल जी इस एक्सपायरी के टॉप पे खड़ा हो गया है और 10-15 रुपए की 300 भी क्रॉस कर सकता है। 280 का कॉल लेना है एक्सपायरी का और 300 का एक कॉल बेचना है। इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी 6.5-7 रुपए। 284-85 का भाव चल रहा है, मतलब अगर मैं करंट फ्यूचर लूं तो उससे मैं 2 रुपए का प्रीमियम दे रहा हूं और शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले कर रहा हूं। ये अनिल जी फ्यूचर का स्टॉक है, लेकिन फ्यूचर नहीं ऑप्शन के थ्रू ही करिए। आखिरी 8 दिन की एक्सपायरी रह गई है, उथल पुथल वॉलेटिलिटी होगी। अनिल जी एक्सपायरी जितनी भी तेज हो, बहुत अच्छी लग रही है एक्सपायरी तेज होगी, लेकिन बीच में एक दिन जरूर आएगा अनिल जी जब एकदम एक शार्प गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जो ऑप्शन सेलर हैं पुट में जिनको बेचने में कंफर्ट आता है कि एक्सपायरी तो तेज ही है, ये एक डिप जरूर बीच में मिल सकता है जिसमें सौदे खराब हो जाते हैं, जो लॉन्ग व्यू होता है, क्योंकि आप डर के या लॉस के डर से कट जाता है। तो पेट्रोनेट पे अगर शॉर्ट कवरिंग या ऊपर का एक अप मूव आना है, हाईएस्ट लेवल पे इसको बंद होना है टुवर्ड्स 300, तो अनिल जी एक अच्छी मूव आ सकती है। लॉट साइज बड़ा है 3000 का, इसीलिए 280 की एक कॉल लेनी है
300 की एक कॉल बेचनी है और इस स्प्रेड के साथ पेट्रोनेट में लॉन्ग रहना है। पेट्रोनेट 280 की एक कॉल खरीदनी है, 300 की एक कॉल बेचनी है। आशु सर का पूरा भरोसा है इस काउंटर पर। और अनिल जी, आपको याद होगा तो ऑलमोस्ट एक महीने पहले 23 जनवरी को बजट सस्ता शेयर में आपके भी पसंद में था पेट्रोनेट। 244 के लेवल्स थे तब जब रेकमेंड किया था, 350 और 435 के टारगेट्स के लिए। उसमें भी 285 290 जाकर आया था। फिर जब मिड कैप शेयर में थोड़ा करेक्शन हुआ तो ये नीचे आया भी, बिल्कुल, और उसके बाद से वापस तेजी बनती हुई दिखी है। तो दीप लॉन्ग टर्म टारगेट हमारे इंटैक्ट है। और अब तो आशु सर भी बुलिश है। आशु सर आजकल क्या है, वो पहले के जैसे नहीं रहे आशु सर। पहले 2-4 दिन के लिए बुलिश होते थे, हफ्ते में महीने में 1 वीक बुलिश होते थे, 3 वीक बेरिश रहते थे। आजकल महीने में 1 आध दिन बेरिश होते हैं और बाकी 25 26 27 दिन बुलिश होते हैं। तो इसलिए उस हिसाब से अब आशु सर भी रिकमेंड करें तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारा। 350 और 435 2 टारगेट दिए थे जहाँ तक मुझे याद है। बिल्कुल। तो आशु सर हमारे लंबे लंबे टारगेट है सर, धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। बिल्कुल। तो पेट्रोनेट एलएनजी आशु सर को भी ये पसंद आता हुआ स्टॉक में बढ़िया एक्शन है। 280 का कॉल खरीदे, 300 का सामने बेचकर आप 7 रुपये की कॉस्ट में बना सकते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी आज आपके लिए। एक और स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में आ रहा है वो है बैन वाला। आज बैन वाले स्टॉक्स बड़े चल रहे हैं। मेरे को लगता है कि डेल्टा को 5% ऊपर है, बलरामपुर चीनी 4-4.5% ऊपर है। ये स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में आपको नज़र आ ही रहे हैं। आइए फोकस करते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर। 290 के आसपास स्टॉक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। जरा बंसल जी चार्ट्स पर नज़र डालिए। स्टॉक 2% मजबूत है, आज बड़े दिनों बाद एक्शन में आया है। अनिल जी, काफी दिनों बाद एक्शन में आया है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। पहले तो जिनके पास है होल्ड करें 287 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 292 के लेवल जब टूटेंगे तब मोमेंटम के लिए नई खरीदारी 292 के ऊपर करें, और जिनके पास है बने रहें। ओके, तो ये है आपके लिए क्रॉम्पटन। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। स्टॉक का आपको एक्शन में भी आते हुए दिख रहा है, अच्छा एक्शन इस पर आएगा। भारतीय एयरटेल बाय द वे, इस पर भी रखेगा नजर। इस पर भी एक मूव आपको वापस बनती हुई दिख रही है। सुबह चार्ट कॉर्नर में राकेश जी, कुणाल जी ने रेकमेंड किया था, थ्रू द डे उन्हीं लेवल्स पर था। अब वापस थोड़ा एक्शन आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। और बजाज ऑटो, सुबह इस पर भी बात हुई थी, अभी भी ये आपको अच्छे एक्शन में दिख रहा है। सचिन जी, जरा बजाज ऑटो देखें, जब बाजार खुला था टॉप गेनर था, वहां से अपनी गेन्स होल्ड करिए, और ऊपर नहीं गया, बट 8500 के ऊपर के लेवल्स होल्ड कर रहा है सर बजाज ऑटो। दीपांशु, डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस रहना है यहाँ पर। ओवरऑल अगर हम इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को रीड करें तो काफ़ी समय से एक ओवरबॉट स्टेट में है। इसका वीकली आरएसआई ऑलमोस्ट 90 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, प्लस डेली आरएसआई भी 86 के आसपास है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस करना उचित नहीं होगा। डिक्लाइंस पे ही पोजिशनिंग करें। तो फिलहाल तो इमीडिएट जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 8200 के आसपास है, जहां पर इसकी 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेंड हो रही है। सो मुझे लग रहा है एक पुल बैक बन सकता है काउंटर में। सो पुल बैक के बाद थोड़ी सी खरीदारी की जा सकती है, बट नॉट एट द करंट लेवल्स। ओके, तो यह है आपके लिए थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह आ रही है जहां तक बजाज ऑटो का सवाल है। बैंक निफ्टी भी आज भाग रहा है, बट कोटक बैंक का पार्टिसिपेशन है नहीं। हालांकि अभी अभी देख रहे हैं आप 12 लाख शेयर्स के कुछ सौदे कोटक बैंक के चार्ट पर आपको होते दिखे, बट आज कुछ ज्यादा करने के मूड में दिख नहीं रहा है ये काउंटर। बंसल जी, एक बार जरा कोटक बैंक का चार्ट देखेंगे। एक्टिव बाजार है, बैंक्स भी एक्टिव है, बट कोटक बैंक आज कुछ नहीं कर रहा है सर। दीपांशु, चार्ट्स देखें तो नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहा है, और ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो 1745 ऊपर में स्ट्रॉन्ग हडल है, नीचे में 1715 एक सपोर्ट है। इस बैंड के अंदर ट्रेड कर रहा है विद नेगेटिव बायस, तो वेट करना चाहिए। जब ऊपर का लेवल तोड़ दे और उसके ऊपर सस्टेन करे तब खरीदारी की राय होगी। ओके, तो थोड़ी पिछले कुछ मिनटों में गिरावट आती दिखी कोटक बैंक में, ये इंटरेस्टिंग है। आइए तब तक बिगुल एक है सुमित जी के लिए तैयार, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक है। स्टॉक के अंदर क्लास ब्रेकआउट है। स्टॉक का भाव चल रहा है 91 रुपए 70 पैसे, 92 रुपए, 91.70, 92 का भी भाव है। स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा के अंदर वन वे तेजी देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट दोनों मजबूत दिख रहे हैं। स्टॉक 2008 फरवरी 2008 के हाई ब्रेक कर रहा है। स्टॉक यहां से जल्दी 3 डिजिट में जाने को तैयार है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें।
स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स पे अभी इमीडिएट फ्रेश सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 88 89 के पास है, तो 88 के स्टॉप लॉस से जीएमआर इंफ्रा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 96 इसका पहला टारगेट होगा, 100 रुपए इसका दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के होंगे, पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें जीएमआर इंफ्रा। यानी कि जीएमआर एयरपोर्ट लगातार पसंद आता हो। आज शो की शुरुआत में वागले साहब ने भी पसंद किया था, अब सुमित जी को भी पसंद आता दिख रहा है। कुछ बड़े ब्रेकआउट के साथ 96 से लेकर 100 रुपए तक तेजी से आगे बढ़ता हुआ जीएमआर। आइए बढ़ते आगे, और आशीष है तैयार जोमेटो और ब्लिंकिट को लेकर। ब्लिंकिट यानी कि वही जोमेटो की कंपनी जिसको जोमेटो ने बाद में अधिग्रहण कर लिया था और अपने साथ मर्ज किया। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं, बताइए आशीष क्या है जानकारी आपके पास? काफ़ी जो लोग यूज़ करते हैं ब्लिंकिट, उन्होंने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो क्विक कॉमर्स है, नॉर्मली हम देखते हैं कि ग्रोसरी के आइटम आपको जल्दी 8-10 मिनट में आ जाते हैं, लेकिन ब्लिंकिट ने काफ़ी टाइम से धीरे धीरे अपनी जो रेंज है उसे बहुत एक्सपांड कर दिया है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईफोन हो, कपड़े हो, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप 8 से 10 मिनट में मंगा सकते हैं। मैंने भी ऑब्जर्व किया है, बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत 8-10 मिनट, और बड़े बड़े अच्छे खासे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बहुत। जो इतने इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं किया आपने ट्राई, मतलब, लेकिन जो ट्राई किया वो जल्दी आ जाता है। हाँ, फटाफट आप सोचो तब तक तो डिलीवरी एकदम। एग्जैक्टली सर, इसकी आदत लग जाती है। मतलब मैं भी 3 साल से कोई दुकान में नहीं गया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बिल्कुल कहीं जाते ही नहीं हूँ सर। निकलो मत इतना, मतलब स्मार्ट टीवी स्टार के बाहर निकलेगा लोग पकड़ लेंगे, फिर वो छोड़ते नहीं इजीली। बंसल जी को कहाँ छोड़ते लोग, देखो पूछो गुनाल जी जहाँ जाए तो, इसलिए अब। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मतलब आपको, मतलब छोटे से छोटा आइटम मंगाना हो आ जाता है, तुरंत आ जाता है, ये बात है। ये तो है। बताइए क्या क्या डिटेल्स हो सर? अब ये ऐसा हो रहा है कि जो क्विक कॉमर्स की बात होती थी ना कि ब्लिंकिट ऐसे क्विक कॉमर्स से आपकी सब्जियां आ जाएंगी, ग्रोसरी का आइटम आ जाएगा, अब ये धीरे धीरे अगर आप देखें तो अब एक पूरी तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अपने आप को बदल रहा है। लेकिन ई कॉमर्स में खासियत है कि आप अमेजोन से भी मंगाएंगे तो लगभग 24 घंटे में आएगा, 1 दिन का तो समय लेगा ही लेगा, लेकिन ये आपको क्विक डिलीवरी दे रहा है और इनकी जो रेंज है वो लगातार एक्सपांड हो रही है। इसके साथ में अगर आप देखें तो धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे जो बड़े शहर हैं, यहाँ पर अपनी जो वेयर हाउसिंग कैपेसिटी है इसको बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर नए एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो अब जो जोमेटो का ब्लिंकिट है सीधे टक्कर दे रहा है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को, तो ये अपने आप में ग्रोथ के लिए काफी बड़ा अवसर हो सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो जैन के मंथ का जो एंड्रॉइड का डेटा, ट्रैफिक का डेटा आया है, इसमें अगर आप देखें तो 14% की ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिली। और मैनेजमेंट तो ब्लिंकिट को लेकर काफी पॉजिटिव है। वो कह रहे हैं कि आगे जाके अगले 10 साल में जो शेयर होल्डर्स हैं इनके लिए जोमेटो से ज्यादा ग्रोथ आपको ब्लिंकिट में देखने को मिलेगी। फूड बिजनेस तो अपने आप में देखिए हाई ग्रोथ है, काफी अच्छा कर ही रहा है, लेकिन Q3 FY24 में ब्लिंकिट की जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है इसमें लगभग दुगने का इजाफा आपको देखने को मिला था, यानी 1749 करोड़ से बढ़कर 3542 करोड़ यहाँ पर यह आंकड़ा देखने को मिला था। और मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस है वो भी बहुत स्ट्रांग है, मान रहे कि Q1 FY25 यानी जो अगला वित्त वर्ष है इसकी पहली तिमाही में आपको यहाँ पर एबिटा का ब्रेक इवन ब्लिंकिट में भी देखने को मिलेगा। जो Q2 FY23 में एबिटा लॉस था 260 करोड़ के आसपास का अप्रॉक्स आपको बता रहा हूँ, ये घटकर लास्ट तिमाही में 89 करोड़ हो गया। और अब अगले वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही होगी यहाँ पर ये एबिटा पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो लगातार एक्सपेंशन है, हाई ग्रोथ है, और फाइनेंशियल्स में भी आप देखें तो तगड़ी ग्रोथ आ रही है। सारे फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स अनिल जी के तो रेडार पर काफ़ी समय से है और काफ़ी टाइम से अच्छा एक्शन दिखा भी रहा है। और हमारे रिवाइज टारगेट 200 रुपये के हैं जोमेटो पर, और आशु जी को भी लगातार पसंद है। एक बार जरा उनकी भी राय ली जाए, और बंसल जी भी इस पर विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं, तो पहले बंसल जी से बात कर लेते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, जोक सपाट एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ अनिल जी, जो आशीष को बतानी चाहिए थी, आधी अधूरी छोड़ी। उन्होंने बोला कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट को भी टक्कर दे रहे हैं, तो अनिल जी कई चीजें ऐसी हैं, कई मतलब कि ईटेबल ऑयल्स वगैरह ब्लिंकिट पर अमेजॉन से सस्ते मिल रहे हैं। और अनिल जी व्हेन यू ऑर्डर फ्रॉम अमेजॉन तो हमेशा एक फियर रहता है कि ये खाने पीने का प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि अमेजॉन पे तो सेलर बेच रहा है, यहाँ पे तो ब्लिंकिट पे तो वो कहानी नहीं है ना कि मैं और आपको एक तीसरा आदमी थर्ड पार्टी सेलर बन के बेच रहा है। तो एक तो ये है। और अनिल जी बाकी चीजें छोड़िए अनिल जी, काफी आज का जो यूथ है, जैसे हम बात करते हैं वो पीवीआर प्रिया के बाहर वो टोबैको बिकता है अनिल जी, यहाँ पर काफी कार्ड्स, मतलब कि जो ताश होती है, कार्ड्स, पोकर अनिल जी, वो ब्रीफ केस के अंदर आता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है उस ब्रीफ केस को हाथ में पकड़ो, उसकी भी अनिल जी काफी सेल है ब्लिंकिट से। तो ब्लिंकिट काफी अच्छा मार्केट कैप्चर कर रहा है। वाह,
बंसल जी खतरनाक चैनल चेक रखते हैं एकदम। आशीष अपने तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे इतनी रिसर्च, नहीं? बहुत डीप है सर। हाँ बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा पैसे लगा लगा के रिसर्च कर रहे हैं तो इतनी तो रिसर्च फिर तो बात ही अलग है। जी आशीष सर। अनिल जी देखिए, मैं तो कई बार ये डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, दिस इज वन ऑफ माई रेयर इन्वेस्टमेंट, और शायद काफी सालों के बाद जो लिया था वो जोमेटो लिया था। और अनिल जी 100 रुपए से हर भाव पे, मतलब पहले 85 पे, फिर 100, फिर 125, 35, हर भाव पे अनिल जी बिल्कुल लेके रख लीजिए। आई थिंक ये ऐसा स्टॉक है, जनरली मैं मतलब आपसे कई बार शेयर कर चुका हूँ कि बहुत लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं करता हूँ, पर अनिल जी 200 नहीं, अब तो ये 300 का भी टारगेट क्रॉस कर सकता है। मतलब टाइम जरूर लगेगा और कभी कभी बीच बीच में अच्छे स्पाइक्स भी मिलेंगे। बिल्कुल अनिल जी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है इसमें, मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ नजर आएगी प्रॉफिटेबिलिटी की। और अनिल जी इतनी अच्छी डाउन टू अर्थ मैनेजमेंट, और कोई मतलब फैंसी नहीं, कोई एक्सूबरेंस नहीं, कोई उल्टा सीधा वो नहीं। और अनिल जी बिल्कुल काम कर रहे हैं, ढंग से काम कर रहे हैं। और अनिल जी ऐसी एडिक्शन कर दी है कि मतलब चाहे वो ब्लिंकिट हो या जोमेटो हो, अनिल जी ऑन ए ड्रॉप ऑफ अ हैट बिल्कुल ऐप पे जाता है। और मतलब चाहे स्विगी भी कंपटीशन अच्छा दे रहा है, पर अनिल जी आई थिंक जो जैसे वो एक नाम हो जाता है ना, LIC, पेटीएम, वो जोमेटो ही, चाहे वो स्विगी भी करे जोमेटो कर लेते हैं, इस तरह से बोलते हैं। तो अनिल जी मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं बार बार कह चुका हूँ कि मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है इसमें। बिल्कुल, आशु जी की तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है इसमें और उनको भरोसा भी है इस पर। आइए सचिन जी के लिए एक बिगुल BTS डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर बिकवाली करनी है जिंदल स्टील एंड पावर के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से इसमें पिछले 3 दिनों का डेटा है, लगभग अराउंड 770 775 के आसपास ऐसे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। एंड ऑन द लोअर साइड इसमें एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था अराउंड 765, जो अभी इसने तोड़ दिया है। तो मुझे लग रहा है एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है 30 मिनट्स चार्ट पे जो एक्टिवेट हुआ है, जिसका प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 745 के आसपास प्लेस्ड है। तो फ्रेश शॉर्ट्स पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी इसमें। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 770.30 पर। एंड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक लगभग अराउंड 745 के आसपास का स्विंग दिखा सकता है। पहला शॉर्ट कॉल आ रहा है आज का, और वो है JSPL, जहां पर 745 के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। इस पर रखेगी नजर। कोल इंडिया, इस पर भी आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। पिछले कुछ मिनटों में स्टॉक में आपको वीकनेस भी आती हुई दिख रही है, और उसकी वजह है जो लाइंस आपके स्क्रीन पर अभी अभी फ्लैश कर रही हैं। इस साल यानी कि वित्त वर्ष FY24 जो बस खत्म होने की तैयारी में है, यहाँ पर जो इनका प्रोडक्शन टारगेट है, उत्पादन लक्ष्य है, वो करीब 1 करोड़ टन कम रह सकता है। ये आपके लिए अभी अभी कोल इंडिया की तरफ से आउटलुक आ रहा है। चेयरमैन का ही बयान है। करीब 1 करोड़ टारगेट कम रह सकता है एस्टिमेशन से। वैल्यू वाइज देखें तो करीब 78 करोड़ का इम्पैक्ट कंपनी को आना चाहिए। ये है इस समय ऑर्डर, माफ़ कीजिएगा, 78 करोड़ टन का कोयले उत्पादन का लक्ष्य है, उसमें से 1 करोड़ टन ये कम रह सकता है। ऐसी आपकी मूव आती हुई दिख रही है। 5 सब्सिडी कंपनीज अपना टारगेट हासिल कर लेंगी, बट कुछ सब्सिडीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो जिसकी वजह से जो ओवरऑल इनका टारगेट है वो करीब 1 करोड़ टन कम रह सकता है। अग्रेसिव ग्रोथ टारगेट दिया हुआ है कोल इंडिया ने। रिसेंटली एक बहुत ही शार्प रनअप भी कंपनी ने दिखाया है, बट अब चेयरमैन का बयान आ रहा है कि शायद जो पहला टारगेट दिया था उससे थोड़ा इनका आउटपुट कम रहेगा। वैसे अगर 78 करोड़ टन का प्रोडक्शन टारगेट, उसमें 1 करोड़ टन ही कम हो रहा है, तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कंपनी के लिए, बट नॉनदलेस एक थोड़ा इम्पैक्ट है। और ऑलरेडी स्टॉक में रनअप हो गया है, इसलिए आप देख रहे हैं कि इस खबर या इस आउटलुक के आने के बाद स्टॉक में एक फॉल भी आपको आते हुए दिखा है। करीब 3.25% नीचे कोल इंडिया ट्रेड कर रहा है इस खबर के बाद। एक बार कुणाल जी से कोल इंडिया के चार्ट पर राय भी ली जाए। कुणाल जी, वैसे तो स्टॉक ठीक ट्रेड कर रहा था, इस खबर के आने के बाद ही पिछले 10 मिनट में कुछ इंपैक्ट बना है चार्ट पर। जरा देखें कोल इंडिया का चार्ट सर। देखिए, ट्रेंड पर अभी तक कोई क्षति नहीं पहुंची है। दीपांशु का करेक्शन आता हुआ चार्ट पर दिखाई दे रहा है। एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी आज के चार्ट पर बनता दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स पर फिर से बाइंग इंटरेस्ट इसमें इमर्ज होगा। और जो बड़ा सपोर्ट चार्ट पर नजर आता है वो लगभग 460 रुपए के आसपास है। तो और थोड़ा फिसल जाए नीचे तो उन स्तरों पर वापस से आपको रिन्यूड एक्शन देखने को मिलेगा। तो टिप में मेरी खरीदारी करें। देखिए, तो ट्रेंड इससे बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1 करोड़ टन की बात की जा रही है। जो मैनेजमेंट ने अर्लियर गाइडेंस दी थी उस हिसाब से अगर आप देखें, बाजार भी इन्हीं नंबर्स के आसपास ही काम करता है, तो उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए जहां तक बाजार के अनुमान का सवाल है। बट नॉनदलेस कोल इंडिया एक बार के लिए खबर पर रिएक्शन आया है।
परफेक्ट। तो ये है कॉल इंडिया पर बड़ा अपडेट आता हुआ। आइए बढ़ते आगे और कुणाल जी राकेश जी के लिए है एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, एफएमसीजी स्पेस में गिरावट देखने को मिली थी। एफएमसीजी इंडेक्स और स्टॉक्स में गिरावट रुकने के संकेत हैं, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो इस स्पेस से मेरी और कुणाल जी की हमारी खरीदारी की राय है। और नेस्ले के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 2500 रुपए के ऊपर। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, यहाँ पर एक डाइवर्जेंस चार्ट पर देखने को मिल रही है, जिसे हम आरएसआई डाइवर्जेंस कहते हैं, और इसका ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो नेस्ले पर हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें 2475, 2475 के स्टॉप लॉस से नेस्ले में खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 2550 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 2600 रुपए का। तो 2600 के टारगेट के लिए नेस्ले में खरीदारी करें। ओके, 2600 तक के लक्ष्य के लिए नेस्ले में करें खरीदारी। अब तो अफोर्डेबल है एकदम, बिल्कुल है ना। 25,000 वाला 2500 हो गया, तो अब आप आराम से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए, जय ठक्कर भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। जय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत ऐसे नहीं होगा, पूरा एकदम तरीके से बिगुल के साथ। जय का जैकपॉट। गुड आफ्टरनून जय, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू डी। थैंक यू अनिल जी, बिगुल के साथ स्वागत करने के लिए अनिल जी। और जो स्टॉक मैंने चूज किया अनिल जी अभी, वो है भारतीय एयरटेल फ्यूचर्स। इसको खरीदना है 1142-43 के रेंज में है। एंड जो हिसाब से अनिल जी इसमें एक ब्रेकआउट आया है, एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दैट एक स्टॉक अगर आप मीडियम टर्म में देखें तो एक क्लियर अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में भी ट्रेड कर रहा है। तो उसके एग्जैक्ट लोअर एंड पर भी एक अच्छा सपोर्ट लिया है। तो ऊपर में टारगेट्स जो इसके निकल कर आ रहे हैं 1180-1200 के हैं। सो 1180-1200 ये दो टारगेट्स के लिए भारतीय एयरटेल फ्यूचर्स पर खरीदारी की अनिल जी सलाह है। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 1125, 1125 पर एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एयरटेल ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। स्टॉक में जबरदस्त एक्शन दिखता है। कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर लें जय। आज सुबह सुबह उन्होंने भी 1100 ये खरीदारी करने की राय दी थी। आपका टारगेट है 1180, 1200 का, 1125 का स्टॉप लॉस। और कुणाल जी राकेश जी ने दिया था टारगेट 1160 और 1180 का, लगभग उन्हीं के आसपास उनका भी टारगेट आता हुआ दिखा। लेकिन बढ़िया एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है आपको भारतीय एयरटेल में। इंडस टावर भी आज मजबूती के साथ बढ़ा है। सुबह सुमित जी की राय इंडस टावर में भी खरीदारी करने की थी। और जय आए गए तो हमने सोचा कि जय को थोड़ा लाइफ टाइम हाई पर जो कुछ एक्शन हुआ है उससे अपडेट करवाया जाए। पिछले लाइफ हाई से पहले निफ्टी ने 16 जनवरी को एक नया शिखर बनाया था, उसके बाद 2 फरवरी को, और उसके बाद अब वापस से नया लाइफ हाई बनता हुआ दिखा है। तो एक महीने के भीतर दूसरी बार लाइफ हाई हम 16 जनवरी के आसपास से गिन रहे हैं कि 16 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में कौन से ऐसे स्टॉक्स रहे, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर लाइफ हाई के दौरान बड़ा एक्शन दिखा, यानी कि निफ्टी नीचे जाकर ऊपर वापस आया। इस दौरान कौन से शेयरों ने आउट परफॉर्म किया और कौन से रहे कमज़ोर। आशीष हमारे साथ है बताने के लिए तैयार। आशीष बताइए। सर, इंडेक्स के कंट्रीब्यूशन यानी निफ्टी की बात की जाए तो प्रीवियस जो क्लोजिंग हाई था उससे लेके अब तक अगर आप देखें तो सरकारी स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन देखने को मिला है। लेकिन इंडेक्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यानी 155 अंकों का जो कंट्रीब्यूशन इस एक महीने के दौरान देखने को मिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तकरीबन 150 अंकों का कंट्रीब्यूशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। पावर ग्रिड ने 63 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिया है। कोल इंडिया यहाँ पर आज खबर भी है 60 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। और M&M यहाँ पर भी देखिए राउंड फिगर 60 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। ये तो तेजी वाले हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन एक नाम काफी अहम हो जाता है HDFC बैंक। यहाँ पर अगर आप देखें तो 446 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यानी इंडेक्स पर दबाव बना है। इसके बाद भी अगर आप देखें तो निफ्टी में बड़ी तेजी देखने को मिली है। और सिमिलरली ITC यहाँ पर भी आप देखें 128 अंकों का दबाव बना है। L&T 88 अंक, HUL 51 अंक, बजाज फाइनेंस 44 अंकों का दबाव बना, यानी चुनिंदा जो फाइनेंशियल्स हैं इन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो 50 स्टॉक है निफ्टी के, पिछले एक महीने में 28 स्टॉक्स ने निफ्टी में से 28 स्टॉक्स ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। 22 ऐसे हैं जिनकी तरफ से आपको नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हैवी वेट है जिनकी वजह से इंडेक्स में इतना बड़ा मूव आया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो तेजी काफी देखने को मिली। जैसे कि तौर पर अगर आप देखें तो BPCL 43% का बड़ा मूव आ गया और पूरा जो OMC स्पेस है इसके ऊपर हमारी रिकमेंडेशन रही है। कोल इंडिया में देखें तो 26% की तेजी आ गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिक्र कर दिया, लेकिन 18% के जो है एक्चुअल गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। ONGs 18% का गेन यहाँ पर भी देखने को मिला। और बजाज ऑटो
ये भी एक टू व्हीलर ऑटो स्पेस से ऐसा नाम है जहां पर 16% की तेजी देखने को मिली। लेकिन इस मार्केट के दौरान कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनकी तरफ से बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं आया। हिंडाल्को यहाँ पर देखिए, जब केपेक्स की खबर आई थी तब एक ही दिन में 10% लुढ़क गया था। पिछले एक महीने में 15% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है, पिछले लाइफ हाई से लेकर अब तक क्लोजिंग के बेसिस पर। यूपीएल ऐसा है जो लगातार किसी भी रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। 12% की गिरावट सेम ड्यूरेशन पर देखने को मिली है। और आईटी स्टॉक का बड़ा लागत है एल्टिया माइंट्री, यहाँ पर भी आप देखिए तकरीबन 12% की गिरावट देखने को मिली। आईटीसी इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी 12% की गिरावट है। लेकिन ब्रॉडर पार्टिसिपेशन मार्केट का काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप में तकरीबन 4% तक के गेंस देखने को मिले। मिड कैप 3.5% चल गया। ओवरऑल निफ्टी 500 की बात की जाए तो यहाँ पर भी 2% के आसपास के गेंस देखने को मिले। और ये सब तब हुआ है जब एफआईआईज की तरफ से सेम ड्यूरेशन में आपको 50,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिला। हालांकि काफ़ी हद तक डीआईज ने इसको ऑब्जॉर्व कर ही लिया। करीब 45,000 करोड़ की खरीदारी डीआईज की तरफ से देखने को मिली। लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो स्टार परफॉर्मर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें 155 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिया है। एसबीआई स्टार परफॉर्मर, स्टार है, बिल्कुल स्टार रहा है एसबीआई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का अच्छा योगदान रहा है इस अप मूव में। पीएसयूज तो ऑफकोर्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बट अगर आप दिग्गजों के योगदान के देखें तो एसबीआई और रिलायंस यहाँ पर एक्शन है। कोल इंडिया जिसकी बात थी उसमें भी अच्छा कंट्रीब्यूशन आया। एमएनएम भी आपको एक्टिव दिखाए, बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है इन सारे दिग्गजों में। और उसमें से एसबीआई लगातार पसंद आता दिखा आशु जी को, और आशु जी के भी 4 डिजिट में जाने को तैयार है ही, तो यहाँ पर पकड़ के बैठ जाएं, क्योंकि एक लिमिट के बाद ये बात सही है कि ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आशु जी, दोनों वाले शेयर आपने ठीक पकड़े एकदम। जिसने योगदान दिया है एसबीआई और जो न चल पाया एचडीएफसी बैंक। कैसे कर लेते हैं आप सर? अनिल जी देखिए, एचडीएफसी बैंक के एनालिस्ट मीट पे बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है। देखिए अनिल जी, अगर कुछ नहीं निकल के आया तो इसने जो जर्नी पकड़ी हुई है तो वो तो पकड़ के नीचे की तरफ जाना ही है इसको। और अनिल जी, अगर अच्छा कुछ निकल के आया तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं तो उसकी वेट कर रहा हूँ, कुछ अच्छा बोल दें कि ऊपर बिक जाए। तो अनिल जी, अपने को तो एचडीएफसी बैंक एक तरफा ही लगता है। अपने को तो एसबीआई लॉन्ग कर लो, बीपीसीएल लॉन्ग कर लो, ओएनजीसी लॉन्ग कर लो, उसके अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक शॉर्ट कर दो। अनिल जी, परफेक्ट पेयर ट्रेड है ये। परफेक्ट। तो सरकारी कंपनियों पर, सरकारी बैंकों पर बुलिश है, लेकिन एचडीएफसी बैंक पर अब भी मूड तेजी का बन नहीं पा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। वैसे आज एनालिस्ट में डे का बड़ा शोर शराबा तो हुआ है, अभी तक कुछ आया नहीं है दीप। आया नहीं कुछ, दिन खत्म होने आया है। एनालिस्ट लोग ज़्यादा लेट तक काम करते नहीं, क्यों आशीष? हाँ बोल रहे तो दूसरे एनालिस्ट एफआईआईज वगैरह नहीं, मैंने आप ही को देख के पूछा था। इससे ज़्यादा सही तरीके से आप पकड़ नहीं सकते। जो नेचुरल रिएक्शन होता है वही सही होता है। आशीष भी हमारे रिसर्च एनालिस्ट में शामिल होते हैं, जैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं सबको, और अपनी बिरादरी वालों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो चलिए, एनालिस्ट से चल रहा है, लेकिन ठीक है, हम तो काम कर रहे हैं, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, बट हाँ एक्शन आ रहा है। इंतजार करते हैं। एचडीएफसी बैंक थोड़ा निफ्टी भी ऊपर से हल्का सा डिप दिखा रहा है, कोई ऐसा ज्यादा मूव नहीं आई है। रेन इंडस्ट्रीज, इस पर एक बार सुमित जी की राय लेनी है। सुमित जी, काफी एक्टिव था फ्राइडे के सेशन में भी खबरों के दम पर, आज भी फॉलो ऑन बाइंग और अच्छी खासी फॉलो ऑन बाइंग। इनफैक्ट डेज हाई पर इस समय 7.5% रेन इंडस्ट्रीज। जरा इसको देखें एक बार सर। अंशु, आज भी अच्छा खासा एक्टिव है और स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट भी है। स्टॉक रिसेंट के पिछले जो स्विंग आई है वो ब्रेक कर चुका है। 2022 के जो हायर लेवल थे वो ब्रेक कर चुका है। रेन के अंदर अभी यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे में 205 रुपए 208 रुपए के पास का बन रहा है, और यहाँ से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 225 रुपए से लेके 230 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी कर सकते हैं। 230 तक के लेवल जल्दी देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल, तो 230 तक के लेवल्स के लिए रेन इंडस्ट्रीज इस पर खरीदारी करके चलनी है आपको। कुछ और काउंटर्स जहां पर आप खरीदारी कर आते हुए देख रहे हैं इस समय बाजार में, एबी फैशन, आदित्य बिरला फैशन, ये भी काफी एक्टिव है इस समय। 2.5% की अप मूव आपको एबी फैशन के चार्ट में दिख रही है। एक बार जय ठक्कर से एबी फैशन के बारे में बात करते हैं। जय, देखें एबी फैशन अच्छी गेन्स होल्ड कर रहा है। आदित्य बिरला में एबीएफआरएल मैं कहूंगा इसमें एक क्लियर एक पैटर्न रहा है काफी समय से। दीप, लगभग मैं अगर देखूं तो इसको 3-4 महीने से अगर आप देखें तो एक क्लियर रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करता है। आई मीन ऊपर की तरफ लगभग 250-260 के लेवल्स पर जैसे ही आता है वहां से आपको बिकवाली देखने मिलती है, एंड नीचे में लगभग 250-220 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड सही इसका 250-220 के आसपास का रहेगा। वहां पे अगर आप खरीदते हैं 210 के
स्टॉप लॉस के साथ, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, बिकॉज वहां से ऊपर की तरफ आपको 250, 260, 65 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे अभी ये अपसाइड जो है उसमें स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड लगभग 1:1 का बनेगा। सो बाय ऑन डिप्स करें, बट देन 210 का एक बहुत ही क्लियर स्टॉप लॉस भी होना चाहिए दीपांशु ABFRL पे, बिकॉज उसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो एक ब्रेक डाउन भी देखने मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, AB फैशन लेवल्स इंपॉर्टेंट है एंड मुझे अभी अभी ध्यान में आया स्टॉक बैंड में भी है, 12 स्टॉक्स हैं बैंड में, उनमें से AB फैशन भी एक है, तो उस हिसाब से भी अगर आप व्यू ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। बट डिक्सन टेक पर एक अच्छी मूव आ रही है। आई थिंक थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट भी आई थी डिक्सन टेक पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। हालांकि टारगेट में उन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया है, बट अपना व्यू मेंटेन करा है डिक्सन टेक पर। इस पर आप रखिए नज़र, एक अच्छा स्पाइक इस काउंटर पर आते हुए दिखा है। एक बार जरा चार्ट्स पर राय लेनी है सचिन जी, एक बार देखें सर, डिक्सन टेक बढ़िया मूव इस समय है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, एक रिपोर्ट भी आई है, क्या व्यू रखते हैं सर डिक्सन टेक? दीपांशु, ओपन इंटरेस्ट काफी शानदार है, इनफैक्ट एंड प्राइस एक्शन जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था अराउंड 6580 6600 के आसपास का, तो ये कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट लग रहा है। तो मुझे लग रहा है और थोड़ी सी रैली यहाँ पर बिल्टअप होनी चाहिए। 9655 तक की जगह, 6955 तक की जगह यहाँ पर अवेलेबल है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ पर चेस किया जा सकता है। ऑन अ डिक्लाइन भी मुझे लग रहा है 6700 6680 के आसपास अगर एक पुल बैक मिलता है तो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी और बेटर होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 6635 पे लगाए एंड खरीदारी की पोजीशंस रिटेन की जा सकती है फर्दर टारगेट्स के लिए। 6950 मुझे लग रहा है अचीव हो जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए डिक्सन टेक। 6950 के लेवल्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं, डेज हाई पर है, यहाँ पर एक्शन है। मॉर्गन स्टैनली का कुछ एक अपडेटेड नोट आया, वो भी हम आपके लिए डिटेल्स निकालते हैं। आइए तब तक सचिन जी के लिए एक बिगुल भी है, BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर OMCs में काफी शानदार तेजी हुई थी एंड जिस तरीके से आज वापस डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है शॉर्ट बिल्टअप है HPCL के काउंटर में। ओवरऑल इमीडिएट सपोर्ट है लगभग अराउंड 555 के आसपास का, जहां पर ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, बट मुझे लग रहा है ये अगर सपोर्ट टूट जाता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लगभग अराउंड 535 के आसपास पेस्ट है। तो एक प्रीएम्प्टिव शॉर्ट पोजीशन होगी, स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 563 पे लगाना है एंड शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने हैं HPCL के काउंटर। शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं HPCL पर, ये आप क्लियर आई है अभी अभी सचिन जी की तरफ से। एक्शन में काउंटर नेगेटिव तरफ आ रहा है, एक वन वे मूव आई है सारी OMCs में। HP, BP, IOC आज थोड़े करेक्शन के मूड में दिख रहा है और HPCL अभी अभी फिसला भी है। रखें इसको अपने रेडार पर, देखें कैसा इस पर एक्शन बनता है। जो कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन बन रहा है, MCX सुबह से ही काफ़ी एक्टिव है, अभी भी एक्टिव दिख रहा है, लेवल्स अपने होल्ड कर रहा है, करीब 3.5% ऊपर भी है, थोड़ा ऊपर से डिप आया है हल्का सा, बट लेवल्स क्लियरली होल्ड कर रहा है 3700 के। कुणाल जी, MCX देखें सेकेंड हाफ में स्पेशली काफ़ी एक्टिव रहा है सर 3700 के ऊपर। देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, मैं और राकेश जी आज सवेरे इसकी चर्चा भी कर रहे थे। जिस तरह का स्ट्रक्चर है चार्ट का, मुझे लगता है कि नीचे के लेवल से अच्छा रिबाउंड हुआ है और ओवरऑल ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अब इन स्तरों पर थोड़ा वेट करना चाहिए, करेक्शन में बाय करें। अगर स्टॉक नीचे आ जाए और आपको 3650 के आसपास मिलता है तो उन लेवल्स पर इसको बाय करके चले। मुझे लगता है 3900 की ओर स्टॉक बढ़ रहा है, तो गिरावट में मेरी यहाँ पर भी खरीदारी कराए। ओके, तो गिरावट में खरीदारी की राय रहेगी MCX, इस पर डालिएगा नज़र। आपको अच्छी मूव इस समय दिख रही है, स्टॉक भी तेज हाइपर ट्रेड कर रहा है, बट थोड़ा बाजार ऊपर से हल्का हुआ है। बैंक्स भी ऊपर से थोड़ा आपको हल्के होते हुए दिखे हैं। बैंक निफ्टी आपका 46,500 के लेवल पर आ गया है, निफ्टी भी ऊपर से थोड़ा करीब 50-60 पॉइंट नीचे अभी अभी आते हुए दिखा है, तो हल्की सी ऊपर अब आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा प्रेशर इस समय बाजार में आ रहा है। कैन बैंक ये भी आज के एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इनफैक्ट वीकनेस बनी हुई है, बैन वाला स्टॉक है, थोड़ी गिरावट इसमें आपको आती हुई दिख रही है, नजर रखिएगा इस काउंटर पर। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपको 0.25% का कट इस समय बनते हुए दिख रहा है। वागले साहब, एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा देखें सर, 0.2% नीचे आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बाकी बैंक्स में एक्शन है, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक कुछ नहीं कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बताएं सर। अंशु, हल्का सा करेक्शन है जो एक्सटेंड हो सकता है। 270 के नीचे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड होने लगेगा तो और एक 4-5 रुपए की डाउनसाइड हो सकती है, लेकिन 260 ब्रेक नहीं करेगा।
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी नियरिंग 265 टू 63 ये रेंज में होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 259। ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर रखिएगा नज़र। देखते हैं कैसे मूव आती है। पीएनबी पे भी प्रेशर आ रहा है, तो पीएसयू बैंक्स थोड़ा फिसलने की तैयारी दिखा रहे हैं। कैन बैंक, बीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इवन सिटी यूनियन बैंक, इस पर भी रखिएगा नज़र। 2% का कट ये काउंटर भी दिखा रहा है। आज थोड़ा रियल एस्टेट स्टॉक्स भी प्रेशर में है। ओबरॉय रियल्टी 2% नीचे है, डीएलएफ में भी करीब 1.5% का कट आपको दिख रहा है। एक बार ओबरॉय रियल्टी के बारे में पूछते हैं। 1300 के नीचे अभी अभी आया, डेज लो पर। बंसल जी जरा देखें सर ओबरॉय रियल्टी का चार्ट, आज थोड़ी नरमी में दिख रहा है काउंटर। दिवांशु, इसका चार्ट देखें तो काफ़ी दिनों से, जब से नतीजे आए हैं इसके, ये स्टॉक नीचे की तरफ ही जा रहा है। चार्ट इसका नेगेटिव है और यहाँ तेजी के लिए दिवांशु 1340 के ऊपर तेजी करनी चाहिए। जिनके पास है इन स्तरों पर उछाल पे निकलने की राय है, और एक बार नीचे में अगर 1290, 1285, 1290 का लेवल टूटेगा तो एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा संभल के जिनके पास हैं अपने टाइट स्टॉप लॉस लगाएं और उछाल पे निकलने की राय है। तो फिलहाल थोड़ा एक टाइट स्टॉप लॉस लगाइए और उछाल पर एग्जिट भी करिए। ये आपके लिए ओबरॉय रियल्टी पर राय आ रही है। ग्रासिम ये थोड़ा एक्टिव है, सुबह से ही गेंस इस पर अच्छी आपको दिख रही हैं। जैसे एक बार जरा ग्रासिम के लेवल्स पर अपडेट भी लिया जाए। जय जरा देखें ग्रासिम का चार्ट, डेज हाई पर है, वहां से अभी थोड़ा नीचे आया। पिछले 5 मिनट में बाजार थोड़ा नर्म हुआ है, बट अच्छी मूव है ग्रासिम में। बिल्कुल दीप, ग्रासिम में तो एक अच्छा एडिशन भी थोड़ा देखने को मिल रहा है। एंड पिछले काफी समय से अगर आप देखें तो ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा थी, लगभग ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 2170-75 एंड ऑन द लोअर साइड 2050। एंड जो हिसाब से एक रिवर्सल देखने मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रेंज है दीप 125 पॉइंट की, ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकता है। देयर आफ्टर ये स्टॉक में लगभग हमें 2300 रुपए तक का लेवल ऊपर की तरफ देखने मिलेगा। इमीडिएट बेसिस पर अगर मैं देखूं तो 2100 का एक सपोर्ट है, विद दैट एज अ स्टॉप लॉस। इसमें किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। ब्रेकआउट हालांकि 2175 के ऊपर है, बट देन ब्रेकआउट के चांसेस लग रहे हैं एंड लेवल्स ऊपर में 2300 तक के देखने मिल सकते हैं। 2300 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। इस पर ग्रासिम पर रखें नजर, एक्शन में ये काउंटर दिख रहा है। मूव कुछ और स्टॉक्स में भी आपको दिख रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये 3% ऊपर है इस समय। इस पर एक अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। 600 का लेवल इसने टच किया है, डेज हाई पर आया है इस समय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कुणाल जी एग्जैक्टली 600 पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, डेज हाई सर जरा देखें। देखिए बिल्कुल एक अच्छा मूव आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। मुझे लगता है कि अभी भी इन स्तरों से भी इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक की काफी पिटाई होते हुए हमने देखी, नीचे के लेवल से एक सपोर्ट के आसपास से बाउंस आ रहा है। तो ये जो पुलबैक है इसमें स्टॉक बड़ी आसानी से 630, 640 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। एक स्टॉप लॉस जरूर रखें क्योंकि स्टॉक काफी कमजोर रहा है पहले। तो 595 रुपए के आसपास छोटा सा टाइट स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करें तो मुझे लगता है 620 और 640 के लेवल्स पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 620 और 640 ये है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लेवल्स। रखिए इस पर नजर। मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको दिखेगी। मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक दो और चार्ट्स में भी आपको दिख रही है। कमिंस यहाँ पर एक मूव आई थी। एलएनटी के लिए आज थोड़ी नरमी बनी हुई है, बट कमिंस आपको एक्टिव दिख रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। सचिन जी कमिंस जरा देखें सर, काफ़ी एक्टिव है इस समय ट्रेड पे, 2.25% डेज हाई पर। जी दीपांशु, इनफैक्ट काफ़ी अच्छी तरह इसने अपने ट्रेंड को होल्ड किया है एंड जब भी इसमें थोड़ी सी डिक्लाइन आई है, उस डिक्लाइन पे कभी खरीदारी हुई है। जो इमीडिएट हर्डल है वो लगभग अराउंड सिमिलर लेवल्स के आसपास ये 2650, 2680 के आसपास था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मेजर कोई चेंज इन ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो आई थिंक एक अच्छा एक्सटेंशन होगा 2740, 2760 तक का। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से होल्ड करने की सलाह होगी। फिलहाल जो सपोर्ट नजर में आ रहा है वो लगभग अराउंड 2620 के आसपास प्लेस्ड है, तो स्टॉप लॉसेस 2610 के आसपास लगाए जा सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए कमेंट्स, इस पर रखें नजर। आइए जय के पास चलते हैं, एक कैश का ऑप्शन। बताएं जय। दीप खरीदे इन द मनी कॉल ऑप्शन निफ्टी का 22,100 का 148.50 के आसपास अभी आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। इसको खरीदे 148 के आसपास। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए
भले ही 5 दिनों से दिस विल बी द 5th कंसेक्यूटिव पॉजिटिव क्लोज निफ्टी में दीप, एंड बावजूद एक हायर एंड पे भी क्लोज हो रहा है, बट हायर एंड पर अच्छा क्लोज हो रहा है। आई डोंट थिंक दैट कि ऊपर से जो प्रॉफिट बुकिंग आई है जिससे 22,100 के लेवल्स तो एज ऑफ नाउ होल्ड कर रहा है, एंड दैट इज पॉजिटिव। आई वुड से 22,100 के ऊपर बंद होना, सो 22,100 एक अच्छा सपोर्ट रेंज बन चुका है अब निफ्टी में दीप। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल फॉलो बाइंग आती है 150 160 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, देन फर्दर अपसाइड आपको देखने मिल सकती है टू द लेवल्स ऑफ 22,300 22,400। सो दीप ये ब्रेकआउट में अगर फॉलो बाइंग आती है कल, तो यहाँ से लगभग आपको मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी में 200-250 पॉइंट की तेजी आपको देखने मिल सकती है, विच इज अराउंड 1% मिनिमम, एंड ऊपर में 22,400 तक के भी लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं स्ट्रॉन्ग अपसाइड के कारण। बैंक निफ्टी का अगर बात करूं तो 47,500 तक के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो एक अच्छी बाइंग देखने मिली है, और जिसके कारण इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 205 205 का पहला टारगेट दूंगा मैं। दूसरा टारगेट बन रहा है 236 का, तो 205 236 ये दो टारगेट्स के लिए 22,100 का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदे ऑन द डाउन साइड। दीप इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए थोड़ा ये भी वाइडर दूंगा मैं, सो दैट कैन बी प्लेस्ड एट 97। ओके, तो ये है आपके निफ्टी 22,100 की कॉल। एक ऊपर से बाजार थोड़ा हल्के हुए हैं, बट अब वापस 22,150 के पास निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है। तो जय एक बार जो हल्का होना था हो गए हैं, जय का भरोसा है यहाँ से बाजार ऊपर ही जाएंगे। 3:20 लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटेजी। सब थोड़ा हल्के हुए थे, बट वापस 22,150 पर निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी वापस 46,550 के ऊपर है इस समय। अमेरिका आज शाम बंद रहेगा। यूरोप में आपको हल्की नरमी दिख रही है, कच्चा तेल 1% नीचे है। क्या करके जाना है अनिल जी, बताइए। दीप तेजी की पोजीशन बरकरार रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 22,125 पर बंद हो रहे हैं। 22,150 होते तो बहुत बढ़िया, उससे थोड़ा सा नीचे बंद हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा नीचे बंद होंगे, तो लगभग 22,125-150 की रेंज में बंद होने वाले, तो मेरे ख्याल से वो ठीक है। क्लोजिंग तो अच्छी है। 22,000 के आसपास मिले तो और ऐड करने की आपकी इच्छा रहे, इस लिहाज से आप खरीदारी कर सकते हैं। अब आपके लिए 21,950 22,000 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम कर लेगा। ऊपर में अगर आपने क्लोजिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाए, लगाना चाहिए यहाँ पर लगा लें लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन पर, नहीं तो ज़्यादा इंतजार करना चाहे तो एक दिन और 22,200 का क्लोजिंग का इंतजार कर लें, कि चूँकि आज 22,150 नहीं मिल रहा है और आप देखना चाहें कि नहीं मैं तो एक दिन और रुकूंगा, तो वो भी आप करें, कोई दिक्कत नहीं। 46,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाता है, कर लेना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया है। और अगर फिर भी किसी को एक दिन और इंतज़ार करना है तो आज के हाई का 46,725 का रखें। बाकी ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड पर है। ग्लोबल संकेत थोड़े कम होंगे आपके लिए, खत्म तो नहीं होंगे, कम होंगे। डाउ फ्यूचर्स तो ट्रेड कर ही रहे होंगे, लेकिन व्यू पॉजिटिव साइड पे लॉन्ग पोजीशन जो है उसे बनाए रखें, और शॉर्ट पोजीशन पे चाहे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लें, चाहे एक दिन और वेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये ओके, तो ये है आपके लिए हाँ अनिल जी की राय। कोई परेशानी नहीं है, होल्ड करिए पोजीशन। बाजार अच्छे मूड में, हल्का होने के बाद ठीक ठाक बने। आइए, आशीष है तैयार बैंक से बेनिफिट। ढेर सारे स्टॉक्स है बैन लिस्ट में। पहले तो आशीष ये बताएं कि कोई एंट्री होने की संभावना? एंट्री सिर्फ एक ही स्टॉक है सर आज, बायोकॉन, जिसकी पोजीशन 95% से ऊपर है। 103% है राउंड फिगर, तो कंफर्मेशन है हमारे पास, मतलब हो ही जाएगी, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और कोई दूसरा स्टॉक नहीं है, इससे क्लोज है जीएनएफसी, लेकिन 95% के ऊपर नहीं, 94.76% है। अभी हमारे पास 7 मिनट बचा हुआ है। मुश्किल ही लग रहा है कि जीएनएफसी बैन में दिखेगा, तो एंट्री के लिए सिर्फ बायोकॉन रडार पर रखें। लेकिन एग्जिट के लिहाज से देखें तो हो सकता है कि काफ़ी सारे स्टॉक एग्जिट करते हुए नजर आए, क्योंकि अब सीरीज भी देखिए टुवर्ड्स एक्सपायरी आ रही है। डेल्टा कॉप यहाँ पर आज मूव भी देखने को मिला है, 80.12% है, 80% से नीचे नहीं आई, लेकिन 80% के करीब आ गई है। 7 मिनट हैं, तो हो सकता है कि ये स्टॉक बैन से बाहर आ जाए। 80.66% है अशोक लेलैंड में पोजीशंस। बलरामपुर चीनी यहाँ पर भी आज देखिए थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, 80.87 है। और ABFRL यहाँ पर भी देखिए 81.25% है, और इनफैक्ट सेल भी 81% के आसपास है। सारे 80 से 81 के आसपास। हाँ हाँ, अरे आशीष क्या बात। 329 दे दो आप बैंक से बेनिफिट। जिस हिसाब से पोजीशन मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में और कम होनी होगी तो हो जाएगी, करेक्ट। लेकिन हाँ, ये सारे के सारे बॉर्डर पे लास्ट मोमेंट पे कोई भी इनमें से बैन में से बाहर आ सकता है। अभी तक गारंटी एक की भी नहीं, लेकिन जिस हिसाब से आप बोल रहे हो 2-3 तो आ ही जाएंगे, ऐसा लग रहा है ना। ट्रेंड तो बता रहे कि हो सकता है कि आ जाए, कम से कम 2-3 तो आ ही जाएंगे। जैसे बड़े मुंह जिसमें आए डेल्टा, बलरामपुर, आज जहाँ बड़े मुंह आए ये तो तैयारी कर रहे हैं,
बैंड से बाहर आने की। तो चलो कल थोड़े ज़्यादा स्टॉक आपके लिए मैदान में मिलेंगे। वेरी नाइस। अब ये आई थिंक कल या अब आज सुबह ही बात हो रही थी कि अब लिस्ट छोटी नहीं हो गया, अब छोटी हो गई। आज अब छोटी बात हुई थी, वो रिजल्ट सीजन में बड़ी हो जाती, बाकी ऐसे छोटी हो गई है। लॉन्ग साइड में आपको और स्टॉक्स बैंड में जाएंगे, इसकी संभावना कम है, वो आप देख ही सकते हैं। चलिए, ये है आपके लिए कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन बन सकता है बैंड लिस्ट में, इधर आप मूव आएगी। चलिए कुछ फाइनल स्टॉक्स पर नजर डालते हैं क्योंकि क्लोजिंग के हम बेहद करीब आ चुके हैं। आज अच्छे मूव के साथ बाजार बंद हो रहे हैं। बजाज फिनसर्व अब आपका सेकंड बिगेस्ट गेनर हो गया, इसको अपने रेडार पर जरूर रखिएगा। सिप्ला, इस पर भी आपको एक अच्छी मूव इस समय बनती हुई दिख रही है। एक बार जरा जय से सिप्ला के चार्ट पर राय लेते हैं। जय बताएं, सिप्ला डेज हाई पर बंद होने के लिए तैयार है? ओवरऑल फार्मा में सिलेक्टिव स्टॉक्स में तो दीप अच्छी तेजी देखने मिली रही, और जहां तक सिप्ला का सवाल है, इसमें एक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड देखने मिला। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते की जो रेंज थी दीप, वो रेंज के ऊपर ये बंद हो रहा है, एंड दैट इज 1465, 1465 के ऊपर बंद होना इज अ ब्रेकआउट, एंड उसके ऊपर अच्छा बंद हो रहा है दीप। तो मैं कहूंगा कि 1460-65 की रेंज बहुत ही नियर टर्म में एक सपोर्ट है। ऊपर में ये ब्रेकआउट आने से 1500-1520 तक के लेवल्स आपको सिप्ला में 1-2 दिनों में देखने मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए सिप्ला, जहां पर आपको मूव अच्छी खासी आती हुई दिख रही है। एक्शन यहां पर भी आपको दिखेगा। डेज हाई पर सिप्ला बंद होने के लिए तैयार हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, ये भी अच्छी मूव के साथ बंद हो रहा है। 2% ऊपर आईसीआईसीआई बैंक भी है ट्रेड में। एक बार वागले साहब से राय लेते हैं। वागले साहब, बैंक निफ्टी के जो इंट्राडे मूवमेंट हुआ है उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। डेज हाई पर थ्रू द डे अच्छी गेंस, कंसिस्टेंट गेंस आईसीआईसीआई बैंक ने दिखाई सर, जरा इस पर राय दें, कल के लिए क्या करके जाना है? दीपांशु, कल के लिए कैरी करके जाना है। फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं क्योंकि मल्टीपल टॉप्स है लगभग 104045 के रेंज में। प्राइस अभी वहीं पर है, ब्रेक करने की तैयारी है, इसको पीएम कर सकते हैं। मेरा मानना ये 1065 1070 तक के लेवल से 3-4% की मूव, इवन 1080 आपको 1 से 2 दिनों में मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1028 का। ये है आपके लिए राय आईसीआईसीआई बैंक पर। डॉक्टर रेड्डीज, सचिन जी इस पर राय दें। आज कुछ खबरें भी चल रही हैं कि शायद ये नोवार्टिस इंडिया का इंडिया पोर्टफोलियो खरीद सकते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, या स्टेक सेल होगी तो उसमें कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सुबह से ये अच्छा खुला था, एक बार डिप आया, बट अदरवाइज उन्हीं लेवल्स के आसपास बंद हो रहा है जहां खुला था सर। दिपांशु, मेजर प्राइस एक्शन में कोई बदलाव नहीं है। इनफैक्ट मेजर ट्रेंड यहाँ पर अभी भी वेल इंटैक्ट है 6640 के लिए। अगर थोड़े से डिक्लाइंस आते भी है तो जो मेजर सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 6130 के आसपास प्लेस्ड है। तो अगर एक पुल बैक आता भी है तो आई थिंक वो पुल बैक वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने के लिए। 6300 एक अच्छा डिसेंट बेस है ऑन एन इमीडिएट बेसिस। तो अगर थोड़ी सी डिक्लाइंस आती है इस लेवल के आसपास वापस खरीदारी करने की होगी, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 6640 का। ओके, ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज, आज अच्छी गेंद के साथ बंद हो रहा है ये काउंटर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेश रिकॉर्ड हाईज बाजार पर बने हैं। इससे पहले 2 फरवरी को रिकॉर्ड हाई बना था और उससे पहले 15-16 जनवरी को। तो उसके बाद आपने देखा है अच्छा मोमेंटम बाजार में आया, बीच में डिप भी हुई थी, बट एसेंशियली वापस आप टॉप पर हैं। ग्रासिम टॉप गेनर है, 3% की तेजी। बजाज फिनसर्व 3% ऊपर। बजाज ऑटो 2.25% ऊपर बंद हो रहा है। सिप्ला, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, यूपीएल, सन फार्मा, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, टाइटन, नेस्ले, मारुति, यहां पर अच्छा एक्शन रहा है। बट रीसेंट रैली और इस न्यू हाई में बड़ा योगदान रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और आज के नए हाई में भी इसमें अच्छा एक्शन आपको दिखा है। 0.5% ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद हुआ है। टाटा कंज्यूमर, एमएनएम, पावर ग्रिड, एसबीआई, टेक महिंद्रा, इस पर भी आपने खरीदारी देखी है। कोल इंडिया, अभी थोड़ी देर पहले चेयरमैन का आउटलुक आया, इस साल का प्रोडक्शन टारगेट कंपनी मिस कर देगी। अदरवाइज कुछ ऐसा बड़ा खबर नहीं थी, बट नॉनदलेस 4.5% का कट आपने इसमें देखा है। एलएनटी, कुछ खबर इसमें भी चल रही है कि सऊदी अरेबिया से एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था, उस प्रोजेक्ट को सऊदी अरेबिया ने अपनी तरफ से फिलहाल डिफर कर दिया। तो बाजार थोड़ा एक्साइटेड था इसके लिए, इसलिए आज आप एक शार्प रिएक्शन भी देख रहे हैं। विप्रो, एचडीएफसी लाइफ, एलटीआई माइंट्री, हीरो, आइशर, टीसीएस, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, इंडसइंड, एक्सिस, यहां पर आपने कमजोरी देखी है। तो एक आईसीआईसीआई बैंक छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक ने आज सहारा नहीं दिया है। डिक्सन टेक 6.5% की मूव। मॉर्गन स्टैनली का थोड़ी देर पहले एक अपडेटेड नोट आया था इस पर। बलरामपुर चीनी नए कारोबार में एंट्री ले रहा है, 0.5% का उछाल। डेल्टा कॉप लगातार दूसरे दिन इसमें अच्छी खरीदारी है, 4% ऊपर बंद हो रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट्स, आज वागले साहब, सुमित जी दोनों की रिकमेंडेशन रही है, अच्छी गेंस इस पर। एमसीएक्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एबी फैशन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कॉनकॉर, बॉश, ग्रैन्यूल्स, इंडस टावर्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एसबीआई कार्ड्स, पॉलीकैब,
ये भी आपको आज काफ़ी मजबूत दिखे हैं। वीकनेस थी आपके लिए जी एंटरटेनमेंट में, HDFC AMC, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, HPCL, लुपिन, ओबरॉय रियल्टी, DLF, परसिस्टेंट, HAL, मन्नापुरम, ACC, SRF और साथ ही बिरला सॉफ्ट, ये भी आपको कमजोर दिखे हैं। कैश मार्केट में आइए, हालांकि ऊपर से थोड़ा हल्के हुए हैं मिड और स्मॉल कैप, बट फिर भी अच्छी तेजी के साथ बंद हो रहे हैं। MRPL 20% का सर्किट इस पर लगा है। फ्राइडे को भी जबरदस्त गेंस थी, आज भी शानदार गेंस आई हैं। 13% ऊपर सुप्रीम पेट्रो, सीक्वेंट साइंटिफिक 11% ऊपर रहा है। क्रिसिल नतीजों के बाद इसमें अच्छा एक्शन है। रेन इंडस्ट्रीज में लगातार दूसरे दिन खरीदारी। PB फिनटेक में आपको बढ़िया मूव दिखी है। क्वेस्ट कॉप डीमर्जर के दम पर अच्छा एक्शन दिखा रहा है, आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे भी था। साथ ही आपने फैक्ट में अच्छी मूव देखी है। BLS इंटरनेशनल, सोनाटा सॉफ्टवेयर, RVNL, गुजरात पीपावाव और मेडप्लस हेल्थ केयर। होम फर्स्ट फाइनेंस 6% नीचे, येस बैंक 4.5% नीचे, मोतीलाल ओसवाल में भी 4% की कमजोरी है। घंटी की आवाज आपके कानों में 22,116, ये है निफ्टी पर 75 अंकों की मजबूती के साथ समाप्ति। 280 अंकों पर बंद होता हुआ सेंसेक्स 72,700 पर। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 160 अंकों पर 46,544 के आसपास। तो 46,500 के स्टॉप लॉस के लेवल के ऊपर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी और 22,150 के स्टॉप लॉस के थोड़ा सा नीचे बंद होता हुआ निफ्टी। लेट्स सी फाइनल क्लोजिंग आपके लिए आती हुई दिख रही है। डीप बहुत बढ़िया है, 22,122, 22,122 याद रहेंगे। 22,122 हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, बिल्कुल लाइफ हाई के, पुराने लाइफ हाई के एकदम पास। 22,126 का लाइफ हाई था, 22,122 की क्लोजिंग मिलती हुई दिखिए। 22,150 की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे। मैं सोच रहा था बट कल सुबह बात करेंगे इस पे। ओके, जो आप 150 के लेवल से बोल रहे थे उससे थोड़ा ही दूर है। यही क्या मायने है इसके? 72,708 यहाँ पर सेंसेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है और 46,535 यहाँ पर 150 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी ने की है समाप्ति। स्मॉल कैप इंडेक्स 65 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 180 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है, यहाँ तेजी के साथ समाप्ति हुई है। डाउ फ्यूचर्स 25 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 40 पॉइंट ऊपर है। लेकिन आज रात अमेरिकी बाजारों में है छुट्टी मेरी भी और सारे एक्सपर्ट्स की भी। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी का धन्यवाद। सचिन जी, आशु सर और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत।